Welcome Shreya Shashank, Ayush, Veer Sandeep, Himanshu Gupta, Abhishek Yadav, and others. Very good morning to all of you. We'll start this class at 10:30 a.m. So some 3 more minutes to go. All right, friends. So now it is 10:30 a.m. in my mobile, and we'll start the class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? Kashaf Khan is saying yes. Kanchan, yes. Saini Harika and others, the answer is yes. ये एक लाइव क्लास है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ और आपको दिख रहा है. सपोज ऑडियो वीडियो कहीं पर भी स्टक हो जाए तो आप अपने कीबोर्ड पर Ctrl+R या Ctrl+Shift+R प्रेस करें तो ब्राउजर वापस रिफ्रेश हो जाएगा एंड इट विल कनेक्ट द थिंग्स. आइडियली गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करें और उसमें कोई भी एड ऑन हो तो उसे डिसेबल करें तो ठीक से चीज़ चलनी चाहिए. यहाँ पर ये स्पेशल क्लास का ऑब्जेक्टिव है यूपीएससी की मेंस एग्जाम, वहाँ पर जनरल स्टडीज मेंस पेपर 2019 में उसका जो पेपर यूपीएससी ने लिया था उसके 20 क्वेश्चन के हम लोग मॉडल आंसर्स एंड कॉमन मिस्टेक्स देख रहे हैं. मेंस पेपर 2 उसमें 4 ब्लॉक होते हैं. पहला पॉलिटी वाला सेगमेंट जिसमें 115 मार्क के सवाल थे, वो मैंने प्रीवियस सेशंस में उसके मॉडल आंसर हमने कवर किए थे. फिर हम लोग देख रहे थे ब्लॉक 2 यानी वेलफेयर स्कीम्स एंड पॉलिसी. वहाँ पर लास्ट लेक्चर में पुअर पीपल्स फूड बजट, गवर्नमेंट ने अपना सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर कम किया इसलिए गरीब आदमी का फूड बजट पर स्ट्रेस आ रहा है, उसका मॉडल आंसर देखा था. देन हाउ कैन मल्टी लेवल प्लानिंग हेल्प इन इंडियाज डेवलपमेंट, वो भी हमने देखा था. बाकी के 3 सवाल फ्रॉम दिस ब्लॉक कि सर्विस सेक्टर का कोलैबोरेशन, गरीब लोगों को पॉलिसी में पार्टिसिपेट और अवेयरनेस के चांस नहीं मिलते, और भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों खराब है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत अच्छा है तो भी. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस वी विल सी, और उसके बाद हम गवर्नेंस के प्रश्न देखेंगे एंड सो ऑन. आप में से कुछ लोग जो अभी नए ज्वाइन हुए हैं उनको ये प्रश्न सर पहले पढ़ाया था वो किधर है. मैंने जो पहले पढ़ाया था वो आपको मिल जाएगा unacademy.com/@mrunal.org. वहाँ पर आप कोर्स बटन पे क्लिक करो और वहाँ पर स्पेशल क्लासेस वो टैब पर क्लिक करें
तो पहले भी मैंने जो चीज़ें पढ़ाई थी यहाँ पर, मेंस पेपर 3 उसके सभी मॉडल आंसर कवर किए थे, मेंस पेपर 2 की ज़्यादातर क्वेश्चन कवर किए थे, सो दैट यू विल फाइंड दैट। वहाँ पर जो आपके पिछले सेशन मिस हो गए वो भी आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, और उसके पावर पॉइंट भी नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डाउनलोड पीडीएफ उसमें मिल जाएगा। आज भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्लास खत्म होने के बाद उसका रिकॉर्डिंग इधर आ जाएगा और ये पूरा पावर पॉइंट भी आप नीचे से डाउनलोड कर पाएंगे। सो गो टू माई प्रोफाइल पेज आफ्टर द क्लास। तो आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी उसका मेंस पेपर 2 2019, उसमें ये गवर्नेंस सेक्टर में से एक प्रश्न पूछा गया। द नीड फॉर कोऑपरेशन अमॉन्ग द वेरियस सर्विस सेक्टर has been an inherent component of the development discourse. Partnership bridges the gap among the sectors. It also sets in motion a culture of collaboration and team spirit. In the light of above statement, examine India's development process. हिंदी तो मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि इतना कलिष्ट टाइप का हिंदी वो बनाते हैं कि उसको समझ के आदमी क्या जवाब में लिखना है, वी गेट मोर कंफ्यूज। सो इवन इफ यू आर गिविंग द एग्जाम इन हिंदी और गुजराती और एनी अदर लैंग्वेज, मराठी, पंजाबी, हिंदी वाला देखने की बजाय आप पहले तो इंग्लिश को आराम से पढ़िए, उसमें से समझिए, और फिर जब आप हिंदी में जवाब लिख रहे हैं तो यहाँ से सिर्फ आप कीवर्ड्स को लिफ्ट करिए। इवन इंग्लिश में आप पाएंगे कि ये जरूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ये क्या पूछना चाहता है। मेंस एग्जाम में यूपीएससी कई बार ये करती है कि शुरुआत के 1-2 स्टेटमेंट तो वो सिर्फ प्रीएम्बलिंग करती है, मतलब प्रस्तावना या पूर्व भूमिका देती है, और असल प्रश्न तो उसके बाद के 2-3 सेंटेंस में हो। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर दूँ, ये पढ़ना ही नहीं है, मतलब एक बार पढ़ा बट दूसरी बार नहीं देखना है। फिर बाकी के स्टेटमेंट पढ़िए, क्या है, पार्टनरशिप अमॉन्ग द सेक्टर्स, कौन से सर्विस सेक्टर, और उसमें कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन, टीम स्पिरिट आए तो उससे डेवलपमेंट प्रोसेस को कुछ लाभ हो सकता है। सर्विस सेक्टर, पार्टनरशिप एंड इंडियाज डेवलपमेंट, इसकी कुछ बात हमने करनी है, दैट इज द क्वेश्चन। तो पूरी लंबी चौड़ी देख के नेवर गेट इनटू स्ट्रेस, पहली बार पूरा पढ़ो, फिर दूसरी बार प्रस्तावना डिलीट कर दो, देन यू विल फाइंड व्हाट इज एक्जैक्टली आस्क्ड हियर। ऐसे प्रश्न पहले भी यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। 2016 की मेंस पेपर 2 में पूछा कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 से शुरू किया था, उसके बाद हमने ठीक से काम किया है, हैव वी रिस्पॉन्डेड एडिक्वेटली। सो अगेन प्राइवेट सेक्टर एंड एलपीजी के आसपास बात चली। 2015 में भी ऐसा प्रश्न पूछा गया कि भारत की पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो क्या हमने प्राइवेट सेक्टर की इधर मदद लेंगे, तो कैन इट हेल्प ब्रिजिंग द गैप। सो अगेन प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन की बात करी गई। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ प्रश्न 2019 में चल रहा है कि सर्विस सेक्टर पार्टनरशिप एंड इंडियाज डेवलपमेंट में कैसे वो मदद कर सकता है। शुरुआत में आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, ओरिजिन दे सकते हैं कि भारत में सर्विस सेक्टर, या आप बोले कॉल सेंटर या फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सो मेनी थिंग्स, वो सबका ग्रोथ कब से होता है, आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स दे हैव ग्रोन, और वो भारत के एक्सपोर्ट में और जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन। फिर आप बॉडी पार्ट 1 में लिखेंगे कि कैसे ये सर्विस सेक्टर ने ऑलरेडी हमारे डेवलपमेंट में मदद करी है, जैसे एनपीसीआई, जीएसटीएन, ये सब पोर्टल से क्या काम होता है अभी हम आगे देखेंगे, और वो बनाने में कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर ने मदद करी। देन बॉडी पार्ट 2 में आप बात करेंगे कि व्हाट वी कैन डू इन फ्यूचर, कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं। सरकार ने एक ई नाम पोर्टल बनाया है जहां पर फार्मर अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑनलाइन सेल कर सकता है, लेकिन वो कोई बहुत अच्छा काम अभी हो नहीं रहा है। उसके सामने आप देखिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट कितना बेहतरीन है। तो अगर हम कोलैबोरेशन करें कि अमेजोन से गुड प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट एब्जॉर्ब करके ये ई नाम पोर्टल में लगाए, तो हो सकता है वहां से सेलिंग बढ़ जाए और पूरी चीज को, बहुत डेवलपमेंट प्रोसेस को मदद मिले। सिमिलरली भारत के अंदर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रिलेटिव टू मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना कम है। गरीब लोगों के पास इंश्योरेंस की अभी पॉलिसी सब लोग नहीं खरीद रहे हैं, बट इवन द पुअर पीपल आर हैविंग द मोबाइल कनेक्शन। तो मोबाइल फोन कंपनियों को क्यों ना हम टाई अप करें कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचे। तो अगेन सर्विस सेक्टर कोलैबोरेशन कुछ काम हो सकता है। 5G टेक्नोलॉजी, उसकी मदद से कैसे टेलीमेडिसिन, रोबोटिक सर्जरी, वो सब में मदद मिल सकती है। मेडिकल सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर की सिनर्जी करे तो कैसे भारत में विदेशी लोग आएंगे और अपने को बैलेंस ऑफ पेमेंट में मदद कर सकता है। एंड लास्टली द कंक्लूजन, इंडीड सर्विस सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन किया तो भारत की गरीबी हटा सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ कर सकते हैं, लाइक दैट इन इंडियाज डेवलपमेंट डिस्कोर्स
इट कैन ग्रेटली हेल्प। तो सबसे पहले प्रश्न का इंट्रोडक्शन क्या करेंगे। एलपीजी रिफॉर्म के बाद सर्विस सेक्टर हैज ग्रोन। So, since the LPG reforms of 1991, service sector has become a leading contributor to India's economic growth, export earning। आपके पास डेटा है तो वो भी आप दे सकते हैं, इतने बिलियन रुपीज या डॉलर का वो कंट्रीब्यूट करता है या एक्सपोर्ट का इतना परसेंटेज देता है। फिर आप कुछ एग्जांपल दीजिए, व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय सर्विस सेक्टर। आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ट्रेड, टूरिज्म, होटल, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, दीज आर प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ द सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ इन इंडिया। ये सर्विस सेक्टर के कंपोनेंट है, उसमें से सबसे ज्यादा जीडीपी निकल के आता है। नाउ द पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन विद दिस सब सेक्टर्स कैन हेल्प इन इंडियाज डेवलपमेंट प्रोसेस इन द फॉलोइंग वेज करके फिर आप बॉडी पार्ट 1, 2 में उसके एग्जाम्पल देंगे। आप समझ, प्रश्न क्या है, सर्विस सेक्टर के साथ पार्टनरशिप, टीम स्पिरिट, कोलैबोरेशन होना चाहिए। अगर आप कहें बैंक या इंश्योरेंस तो वो क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर है, और वो क्या है, इट इज अ सर्विस सेक्टर। आप जब कहते हैं आईटी सेक्टर तो वो क्या है, सर्विस सेक्टर। सो अगेन ये दोनों का अगर आप टीम स्पिरिट कराएं तो निकल के क्या आएगा, कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द पुअर पीपल, और उसके चलते इंडिया का डेवलपमेंट हो सकता है। सो लाइक दैट इट विल हेल्प। आप बोले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम, जीएसटी वाला डिपार्टमेंट, ये सब क्या है, टैक्स अथॉरिटी। सो दे आर पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। तो एक तरफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सर्विस सेक्टर है, सामने आईटी सेक्टर वो भी सर्विस सेक्टर है। आईटी एज नॉट इनकम टैक्स इन दिस, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, वो सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले। तो अगर ये दोनों मिल जाएं आपस में कोलैबोरेशन, तो भारत का टैक्स टू जीडीपी बढ़ सकता है, पूरा डिजिटल मॉनिटरिंग करे, टैक्स इवेडर को पकड़े, और उससे इंडिया के डेवलपमेंट में मदद हो सकती है। सो दिस टाइप ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स यू हैव टू मेक इन दिस आंसर। बस, तो बॉडी पार्ट 1 में कुछ ऐसा लिखिए कि सर्विस सेक्टर पार्टनरशिप, वहां पर ऑलरेडी हमने क्या किया है या क्या कर चुके हैं। आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स, भारत के अंदर नंबर ऑफ बैंक एंड बैंक ब्रांचेस दे हैड ग्रोन एक्सपोनेंशियली, लेकिन फिर भी पाया जाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द पुअर पीपल इज लेस देन एक्सपेक्टेड। गरीब लोगों को या बैंक अकाउंट नहीं खोले हैं, किसानों को आसानी से लोन नहीं मिलती है। पैरेलली एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विच इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी सेटअप बाय इंडियन बैंक्स, उन्होंने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम बनाया, आईएमपीएस, यूपीआई, भीम, ये सब टेक्नोलॉजी है, ऐप है, जिसकी मदद से कैशलेस इकोनॉमी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को मदद मिलता है। सो देयर हैज बीन सम कोलैबोरेशन। इन्फोसिस ने जीएसटीएन पोर्टल बनाने में मदद करी। ये जीएसटीएन पोर्टल ऐसा है कि जहां पर मर्चेंट्स, उन्होंने कस्टमर से जो जीएसटी कलेक्ट किया हर महीने वो अपलोड करते हैं। सो लाइक दैट देयर हैज बीन सम कोलैबोरेशन। लार्सन एंड टुब्रो, वो कंपनी की जो वैसे सीमेंट कंपनी है बट उनका एक आईटी सेगमेंट भी है, उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए कुछ वेबसाइट टूल्स बनाकर दिए, और वो प्रोजेक्ट इनसाइट बोलकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी मदद से टैक्स इवेडर्स को पकड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए, मतलब सपोज गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट या ओएनजीसी जैसी कोई सरकारी कंपनी है, उनको भी पेन, पेंसिल, टेबल, कंप्यूटर, प्रिंटर कुछ खरीदना है, तो वो लोग अमेजोन पे जाके परचेज नहीं करेंगे, उनके लिए सरकार ने अलग से जीईएम पोर्टल बनाया, जेम पोर्टल। तो विप्रो ने कंप्यूटर बनाए, वो जेम पोर्टल पर लिस्ट करेंगे, और फिर जो भी सरकारी डिपार्टमेंट या कंपनी को परचेज करना है जेम पोर्टल से परचेज करेंगे। ऐसी एक पूरी ऑनलाइन सिस्टम बनाई गई है। भारत कोष, ऐसा गवर्नमेंट ने वेबसाइट बनाई जहां पर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट का काम होता है। बेसिकली इंडिया ईयरबुक, योजना कुरुक्षेत्र, ये सब मैगजीन सेल करने के लिए एक पोर्टल है। फिर भारत सरकार ने ई नाम पोर्टल बनाया जहां पर एग्रीकल्चर फार्मर अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता है। लेकिन ये सभी जेम पोर्टल देखो, भारत कोष देखो या ई नाम देखो, द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, इट इज मच लेस कंपेयर टू द प्राइवेट शॉपिंग साइट। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के सामने ये लोग कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर टीम स्पिरिट, कोलैबोरेशन कैसे हो सकता है कि ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर से है और सामने प्राइवेट आईटी, ई कॉमर्स सेक्टर टीम अप टुगेदर करें, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो वो बेहतर हो सकता है और उसमें फार्मर का फायदा हो सकता है। सो लाइक दैट वी कैन डू समथिंग। नाउ बॉडी पार्ट 2, कुछ और एग्जांपल दीजिए। भारत के अंदर टेली डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, रूरल एरिया में भी काफी ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ पीपल हैविंग द फोन कनेक्शंस। लेकिन आप जब बात करें इंश्योरेंस डेंसिटी की, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की, तो भारत के अंदर वो बहुत ही कम है कंपेयर टू मलेशिया, थाईलैंड,
चाइना एंड अदर इकोनॉमीज। तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग ये जियो फोन, एयरटेल, ये सब मोबाइल कंपनियों के साथ टाइप कर दे कि वो जाकर इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम्स बेचे। भारत सरकार की बहुत सारी अच्छी योजनाएं चलती है, अटल पेंशन, आम आदमी बीमा योजना, दिस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना। तो ये सभी की पॉलिसी बेचने का काम अगर मोबाइल कंपनियों के साथ टाइप करे तो गांव गांव तक वो पहुंच सकती है। गवर्नमेंट ने एक स्वयं पोर्टल लॉन्च किया। स्वयं पोर्टल है, इट इज वन टाइप ऑफ मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, कि जहां पर आप अलग अलग कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी में ये है, जियोग्राफी में ये स्किल डेवलपमेंट के कोर्स होते हैं। तो एक प्रकार से आप सोच सकते हैं कि ये सरकारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ एजुकेशन की बात होती है। लेकिन फिर भी ये स्वयं पोर्टल, वो कितने लोगों ने अडॉप्ट किया, कितने अवेयर हैं, कितने लोग उसको देखते हैं, इट इज मच लेस कंपेयर टू हाउ फ्रीक्वेंटली द यंगस्टर्स आर यूजिंग यूट्यूब, जियो टीवी, टिकटॉक, हॉटस्टार। ऑफकोर्स उसके बहुत सारे कारण है कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट है तो लोग ज़्यादा जाएंगे, स्वयं पे तो पढ़ाई की बात है तो ऑब्वियसली कम लोग जाएंगे। लेकिन फिर भी इवन इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस ज़्यादा लोगों को पता होगा यूट्यूब क्या है कंपेयर टू किसी को पूछे भाई स्वयं पोर्टल क्या है। तो यहाँ पर भी कम हो सकता है कि एक टीम स्पिरिट, कोलैबोरेशन, कुछ कि अलग से अपना चलाने की जगह मान लीजिए सरकार यूट्यूब पर या जियो टीवी या टिकटॉक पर ही कुछ कंबाइन करने की कोशिश करे, या फिर कि यहाँ पर 2-2 मिनट के क्लिप लगा दे सरकार यूट्यूब में और टिकटॉक में कि ऐसा पोर्टल है उधर आओ, और फिर लोग वहां से जाकर स्वयं में जाए। सो इट कैन हेल्प। तो आपस में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। So if government collaborated with these platforms, it can improve the penetration of education and skill development programs in India. What else can be done like this? भारत के अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च करी, जहां पर गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे गांव में, स्मॉल टाउन्स में इतने हॉस्पिटल नहीं है कि सभी पेशेंट्स को वो केटर कर सके। सो वी हैव टू एनरोल मोर नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो अगेन प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का कोलैबोरेशन मदद कर सकता है। भविष्य में 5G टेक्नोलॉजी आएगी, उसकी मदद से टेलीमेडिसिन, रोबोटिक सर्जरी, डिफेंस, उसमें उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। लेकिन 5G टेक्नोलॉजी के ज़्यादातर एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर में, वो माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में काम करता होगा। तो बट सामने उसके जो बेनिफिशियरी हैं कि टेलीमेडिसिन, रोबोटिक सर्जरी से सबसे ज़्यादा लाभ किसको होगा? गांव में, जहां पर डॉक्टर्स शायद उपलब्ध नहीं है। तो वो रूरल पीपल, दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द पब्लिक सेक्टर। सो अगेन पब्लिक सेक्टर की हॉस्पिटल और प्राइवेट सेक्टर के 5G एक्सपर्ट आपस में, ये दो सर्विस सेक्टर का कोलेब्रेशन करना जरूरी है। सो इट इज देयरफॉर वारंटेड। और भी आप लिख सकते हैं जैसे मेडिकल सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर का कोलेब्रेशन हुआ तो मेडिकल टूरिज्म, अमेरिका में जो सर्जरी $50,000 में होती है वही भारत के अंदर बहुत कम प्राइस में हो सकती है, तो अमेरिकन पीपल भारत में आएंगे, हमारा सर्विस एक्सपोर्ट उस हिसाब से बढ़ सकता है। आप योगा, आयुष, आयुर्वेद एंड अदर थिंग्स उसको टूरिज्म के साथ कंबाइन करें, वेलनेस टूरिज्म, कि केरला में वो आदमी आए और उसको वो पूरी सब नेचुरोपैथी और योगा वो सब का बेनिफिट ले सके। So we can attract the foreign tourists, foreign patients to come to India for cheaper treatment and benefits. उसकी मदद से अपना फॉरेन अर्निंग, जीडीपी सब बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत अगेन होगी कि ये प्राइवेट सेक्टर की हॉस्पिटल है, उसका एक्रीडिएशन, रेटिंग वो सरकार ने करना पड़े। एज ऑफ गेटिंग वीज़ा, एज ऑफ ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी। तो एक तरफ पब्लिक सेक्टर है जो कि सर्विस सेक्टर है, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर है जो ये सब कर सकता है। दे हैव टू कम टुगेदर। एंड लास्टली कंक्लूजन, यस, सर्विस सेक्टर की ऐसी पार्टनरशिप से मदद होगी। इंडीड द कोलैबोरेशन अमंग दिस सेक्टर्स कैन इंप्रूव आवर एफर्ट्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, हेल्थ बेहतर होगी, एजुकेशन, स्किलिंग, जॉब क्रिएशन, एग्रीकल्चर ग्रोथ, एक्सपोर्ट अर्निंग, सब में मदद कर सकती है। एंड कलेक्टिवली दे कैन ऑगमेंट आवर डेवलपमेंट प्रोसेस, और इट कैन हेल्प ब्रिंगिंग इंडियन इकोनॉमी टू 5 ट्रिलियन टारगेट बाय 2025 में हमने ये करना है, उसमें मदद मिल सकती है। सो दैट इज हाउ यू कैन अप्रोच द थिंग। नाउ द मिस्टेक्स, लोग क्या इसमें गलतियां कर सकते हैं इन दिस डेवलपमेंट सर्विस सेक्टर पार्टनरशिप आंसर। 250 वर्ड्स में पूछा गया तो आपने स्पेसिफिक एग्जांपल केस स्टडीज देने होंगे। सिर्फ हवाबाजी में बात करेंगे विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग लाइक इन्फोसिस और सम जीएसटीएन पोर्टल और ई-नाम पोर्टल और अमेजॉन और स्वयं और यूट्यूब, ये काम नहीं होगा, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। लॉजिकल ऑर्डर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सर्विस सेक्टर का पहले उद्भव विकास होता है एलपीजी रिफॉर्म के बाद, सर्विस सेक्टर हैज ग्रोन, और उसमें कौन कौन से लीडिंग सेगमेंट है कि टूरिज्म है, आईटी है, वो सब पहले क्या करते थे और भविष्य में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लॉजिकल स्ट्रक्चर में आपने जवाब बनाना है।
बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि उनका एक्सेसिव फोकस इस पे आ जाता है कि हम लोग अगर नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में कॉल सेंटर खोलेंगे तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। उनको सर्विस सेक्टर कोलैबोरेशन बहुत ही लिमिटेड स्पेस में, बस कॉल सेंटर इज सर्विस सेक्टर, उससे आपका जवाब बड़ा होना चाहिए। सिमिलरली कुछ लोग बस कि हम आईसीटी का यूज़ करें तो उसकी मदद से पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंदर जो फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें लीकेज कम कर सकते हैं। वो सही है, बट दीज आर वेरी लिमिटेड एंड कन्फाइंड एंड क्लीशे टाइप ऑफ थिंग्स। अभी आगे बढ़ो, वो विवेक मुश्रान और राहुल रॉय और रोनित रॉय का जमाना चला गया, ये उस टाइप के एग्जाम्पल है। यू हैव टू ग्रो फर्दर। 5G में क्या हो रहा है, कैशलेस इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कुछ लेटेस्ट कंटेम्पररी बात करी। दिस इज एन ओपिनियन बेस्ड कंटेम्पररी क्वेश्चन। स्पान में कहूंगा मोर देन D-2 ईयर्स, मतलब 2019 में प्रश्न पूछा गया और एलपीजी रिफॉर्म्स तो 1991 से लेके एंड स्पेशली 2010 के आसपास से ये सर्विस सेक्टर आईटी और आगे बढ़ता है, तो बहुत लंबे टाइम स्पान का आपको पूछा गया है। डिफिकल्टी लेवल मीडियम टू टफ। वैसे मैंने आपको जो एग्जांपल्स और फैक्ट दिए वो आपके नज़र के सामने, आपको पता ही है, इट इज़ नथिंग न्यू अंडर द सन। लेकिन आपने वो चीज़ को डेवलपमेंट डिस्कोर्स में लार्जर पिक्चर में कैसे फिट होता है वो बना के आपने आर्टिकुलेशन करना था, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसेस में से कनेक्टेड है। सो इट वाज मैक्सिमम 15 मार्क का प्रश्न था। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग 5 मार्क के आसपास रह गए होंगे, उससे ज़्यादा भी खींच सकते हैं, ऑफकोर्स लाइक 7 मार्क 8 मार्क, बट आपने एग्जाम्पल दिए हो, आर्टिकुलेट किया हो, लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग में बताया मैंने, इस तरह से चले हो, देन ऑफकोर्स मोर मार्क्स कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड। ये सब क्या है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो 15 आउट ऑफ 15 तो किसी को नहीं मिलेंगे, उससे तो हमेशा कम ही मिलेंगे। तो हमारा ये सर्विस सेक्टर कोलैबोरेशन का आंसर कंप्लीट हुआ। अब तक आपको मेरे पावर पॉइंट का फॉर्मेट पता चल गया होगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स में मिलते जुलते क्या प्रश्न पूछे गए थे, फिर मैं आपको बताता हूँ इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं। ऑफकोर्स मेरे जो इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन है वो 250 या 150 वर्ड लिमिट से ज़्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि मुझे चीज़ को एक्सप्लेन करना है एजुकेशनल पर्पज से, आपको 2-3 और पॉइंट बताने हैं ताकि इवन इन फ्यूचर समथिंग इज आस्क्ड फॉर ऐसे पेपर और इंटरव्यू आप कुछ बोल सकें। और फिर स्लाइड में होता है कॉमन मिस्टेक, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। मित्रों, ये पावर पॉइंट के अंदर मैं ईच एंड एवरी सेंटेंस एंड वर्ड पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा करने गए तो ये बहुत लंबा क्लास चल जाएगा। लेकिन आपने ये करना है कि क्लास खत्म होने के बाद ये पावर पॉइंट का पीडीएफ फाइल आपको ये वीडियो लिंक के नीचे मिल जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़िएगा। एनीवेज, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मेंस पेपर 2 इन 2019 कि गरीब लोगों का वेलफेयर स्कीम पॉलिसी में पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस कम होता है और उसके चलते काम अच्छा नहीं हो पाता। अगेन दैट वाज 15 मार्क का क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन वाज लाइक दिस: द परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स that are implemented for the vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at the all stages of policy process discuss। हिंदी पढ़ने गए तो और कलिष्ठ है। देखिए, सुभेद्य वर्ग, अब गरीब वर्ग ऐसा क्यों नहीं लिखा, आसानी से समझ में आ जाता, को क्रियान्वित करने वाली कल्याण योजना का निष्पादन करने लागू करने के लिए सामान्य हिंदी लिखो। उनके बारे में जागरूकता नहीं होती, नीति प्रक्रम मतलब पॉलिसी प्रोसेस में सभी अवस्थाओं में उसका सक्रिय तौर पे सम्मिलित नहीं किया जाता, उसके लिए प्रभावित नहीं। कलिष्ठ हिंदी समझ में, तो मैंने आपको आगे भी बताया, इंग्लिश पढ़ो क्या है। वेलफेयर स्कीम इफेक्टिव नहीं है क्योंकि गरीब जनता उसके बारे में अवेयर नहीं है, उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता पूरी पॉलिसी बनाने में, इस कारण से प्रॉब्लम्स है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम ऑल्सो। 2017 के पेपर में पूछा गया कि भारत के ये पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी निवारण के कार्यक्रम, दे रिमेन मियर शो पीसीस, शोबाजी के लिए रह जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस दे आर बैक्ड बाय द पॉलिटिकल विल, जब तक नेताओं की राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो। डिस्कस दिस विथ रेफरेंस टू परफॉर्मेंस ऑफ पॉवर्टी वेलफेयर प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो ऐसा है कि कुछ गड़बड़ है, इसके चलते ये स्कीम्स अच्छी नहीं चल रही। एंड सिमिलर क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर। यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहले बनती है पॉलिसी, राइट, और फिर उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई स्कीम बनाई जाती है। तो पूरी प्रोसेस कुछ ऐसी होती है, सबसे पहले कुछ एजेंडा बिल्डिंग होगा, एजेंडा बनाया जाएगा कि हमने हेल्थ के लिए कुछ करना है। तो फिर हेल्थ की पॉलिसी का फॉर्मुलेशन और अडॉप्शन होगा, जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, उसमें बहुत सारी बात है कि इन्फेंट मोर्टालिटी कम करनी, मैटरनल मोर्टालिटी कम करनी है। एक टारगेट ऐसा बनाया कि मोर देन 90% ऑफ द न्यू बॉर्न चिल्ड्रन
उनका फुल इम्यूनाइजेशन बाय 2025, जितने भी पोलियो, मीजल्स, रूबेला या जितनी जितनी वैक्सीन है वो सभी उनको दे देनी है। और भारत के जितने नौजात बच्चे हैं, मोर देन 90% ऑफ देम शुड बी कवर्ड। उसके लिए फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई स्कीम होगी, जैसे मिशन इंद्रधनुष, जिसमें 7 टाइप की वैक्सीन दी जाती है। सो दैट इज एट द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस स्कीम पॉलिसी का इवेल्युएशन करेंगे, उस हिसाब से कुछ अपडेट लेंगे स्कीम में, या उस पूरी स्कीम को टर्मिनेट कर देंगे। सो लाइक दैट पॉलिसी डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन वो चलता है। 2019 तक आप पहुंचे, पता चला कि ये जो मोर देन 90% का इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, वो तो अभी हम बहुत टारगेट से पीछे, आई थिंक अराउंड 70%, 70 में ही है। सो व्हाट कुड बी द रीजन? बहुत सारे कारण हैं, बट ये प्रश्न के कंटेक्स्ट में पूछा गया है कि गरीब लोग अवेयर नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं है, देयरफॉर इट इज फेलिंग। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द केस ऑफ मीजल्स रूबेला वैक्सीन। कुछ बार अगर बच्चा बीमार हो, उसको ये वैक्सीन दिया जाए, फॉर सम रीजन ही मे डाई। ऐसा जरूरी नहीं कि वो ये वैक्सीन के लिए मर गया, बट ये ऐसे कि कोई कौवा पेड़ पे बैठ गया और पेड़ गिर गया। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में इसके चलते बहुत सारी फेक न्यूज़ चलने लगती है कि बिकॉज ऑफ दिस मीजल्स रूबेला वैक्सीन दिया था किसी बच्चे को और वो मर गया, तो अपने बच्चे को मत देना। एंड एज अ रिजल्ट उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोग ये अपने बच्चों को दिलवा रहे। सो फेल। फेल क्यों हुआ? क्योंकि गरीब जनता या तो अवेयर नहीं है, या कि मिस अवेयरनेस वहां पर स्प्रेड हो रही है। सिमिलरली कंसिडर दिस थिंग। भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई हेल्थ ऑफिसर बोलते हैं वैक्सीनेशन ड्राइव इज हिटिंग अ वॉल इन मुस्लिम पॉकेट्स। पॉकेट मतलब इधर जेब, ऐसा नहीं, ऐसे इलाके जहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर ये वैक्सीनेशन ठीक से सब लोग नहीं ले रहे हैं। वाई? बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है कि वैक्सीन अपने बच्चे को दिया तो इम्पोर्टेंसी हो जाएगा, मतलब वो नपुंसक हो जाएगा बड़ा होके। इट कॉजेज ऑटिज्म, वो मेंटली पागल हो जाएगा। ऐसी जब मिस इन्फॉर्मेशन चलती है, सो ऑब्वियसली दे विल नॉट कम फॉर वैक्सीनेशन। तो यहाँ पर क्या हो सकता था, जब आपने हेल्थ पॉलिसी बनाई, उसका फॉर्मुलेशन अडॉप्शन किया, तो मुस्लिम कम्युनिटी के गरीब लोगों को भी साथ में रखा होता कि ये क्यों ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो शायद ऐसा नहीं होता। बट बिकॉज दे आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट इन्वॉल्व एट दैट स्टेज, अचानक से एक दिन आ जाए कोई आदमी, ये लो वैक्सीन, तो हमको तो कुछ पता ही नहीं, एंड दे विल फेस प्रॉब्लम्स। सो दैट इज द प्रीमाइस ऑफ दिस होल क्वेश्चन। अब हमने जवाब क्या लिखना है? पुअर पीपल्स अवेयरनेस पार्टिसिपेशन इज लेस इन द वेलफेयर स्कीम पॉलिसी, सो दैट इज नॉट हेल्पिंग। इंट्रोडक्शन। वेलफेयर स्कीम पॉलिसी का कुछ भी पूछा जाए, आप शुरुआत कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहां पर सरकार के ऊपर कंपल्जन है, दे हैव टू रन द वेलफेयर, लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल, जिसके अंतर्गत बहुत सारी उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन, हंगर, पॉवर्टी के लिए स्कीम बनाई है। देन बॉडी पार्ट 1 में आप बात करें कि जनता के पास उसका अवेयरनेस नहीं है। जैसे हमने अभी देखा कि इम्यूनाइजेशन वैक्सीन प्रोग्राम 100% नहीं हुए हैं। एक जन औषधि योजना है जिसमें आपको जेनेरिक मेडिसिन सस्ते प्राइस पे मिलती है, बट वो भी ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा है। सो अगेन जनता इज नॉट इन्वॉल्व एट और अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। फिर बॉडी पार्ट में आप लिखेंगे कि लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन द स्कीम डिजाइन। जब वो कोई स्कीम या पॉलिसी बना रहे थे, उसकी डिजाइन स्टेज पर गरीबों को साथ में नहीं लिया, इसलिए पॉलिसी फेल हो रही। जैसे कृषि सिंचाई योजना, उसमें माइक्रो इरिगेशन सिस्टम अडॉप्ट करनी है, बट फार्मर यूज नहीं करते। वाई? वो अभी हम बॉडी में पढ़ेंगे। उज्ज्वला योजना लेकर आए कि बीपीएल फैमिली को हम एलपीजी कनेक्शन देंगे, तो पहला तो सिलेंडर ले लेते हैं, बट वापस सिलेंडर रिफिल करवाने के लिए नहीं आते। वाई? वो भी हम देखेंगे। फिर आपके पास अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट की केस स्टडी हो, तो वो भी कोट कर सकते हो। जैसे गुजरात में कंस्ट्रक्शन वर्कर को 10-10 रुपए में सस्ते में हम लोग खाना देंगे, लंच देंगे, ऐसा एक स्कीम चला, बट वो भी फेल हो गया क्योंकि उनको जो प्रकार का खाना पसंद था वो बनाया नहीं जा रहा था, बिकॉज दे वर नॉट इन्वॉल्व इन द मील डिजाइन थिंग। एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अकम्प्लिश करने हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स को हमने एड्रेस करना होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लिखें वेलफेयर स्कीम पॉलिसी क्यों बनानी है? बिकॉज इट इज मैंडेटेड अंडर डीपीएसपी, अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, ये सब चाहिए। एंड टू अकम्प्लिश दिस थिंग्स, यूनियन गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, दे हैव बीन एडमिनिस्टरिंग अ वैरायटी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स एंड पॉलिसीज सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से ये तो बना ही रहे हैं। येट द प्रॉब्लम इज इंडिया रैंक्स
अपना 100 रैंक से नीचे ही होता है, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालो. That is because the lack of awareness, lack of involvement of vulnerable people in the welfare scheme policy design, they are the primary reason. और फिर बॉडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप उसको इलेबोरेट करेंगे, विस्तृत करेंगे उदाहरण के साथ. सो बॉडी पार्ट 1 उसमें आप लिखिए इम्यूनाइजेशन के बाद कि 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनती है कि मोर देन 90% हेल्थ न्यू बॉर्न सबका इम्यूनाइजेशन होना चाहिए 2025 तक. उसके पहले से ही 2014 में हेल्थ मिनिस्ट्री की एक मिशन इंद्रधनुष योजना शुरू हुई थी कि 100% इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट 7 डिजीज. और फिर ये पॉलिसी भी बनती है, बट कलेक्टिवली आप देखें 2019 में वी आर फार अवे फ्रॉम दिस टारगेट, अराउंड 70 में ही खींच खींच के पहुंच पाए हैं. दैट इज बिकॉज देर इज लैक ऑफ अवेयरनेस एंड मिस इन्फॉर्मेशन अमॉन्ग द पुअर पीपल. एक तो हमने देखा रिलीजियस ऑपोजिशन टू पोलियो वैक्सीनेशन, फेक न्यूज कनेक्टिंग रैंडम चाइल्ड डेथ विथ वैक्सीनेशन पर्टिकुलरली फॉर मीजल्स रूबेला. तो जनता को साथ में नहीं लिया तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. इधर स्पेसिफिक लिखने की जरूरत नहीं कि मुस्लिम पीपल आर अपोजिंग दिस थिंग फॉर दिस रीजन, सिंपली यू राइट रिलीजियस ऑपोजिशन, दैट इज सफिशिएंट. एक आईएएस ऑफिसर आईएफएस ऑफिसर की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि विदाउट हर्टिंग एवरीवन वो अपनी बात को रख सके. नेक्स्ट अनदर एग्जांपल आप दे सकते हैं. 2015 में प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम लॉन्च करी, जिसके अंदर सरकार जन औषधि स्टोर बनाएगी यूजिंग एनजीओ एंड प्राइवेट सेक्टर पीपल, और वहां से जीनेरिक मेडिसिन गरीब लोगों को सस्ते दाम पर बेची जाएगी. एक तो होता है पेटेंटेड मेडिसिन, और पेटेंट उसका फार्मा कंपनी का समाप्त हो जाए तो बाकी सभी फार्मा कंपनी उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं जीनेरिक मेडिसिन. सो जीनेरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस, उसके लिए ये योजना लॉन्च हुई. लेकिन भारत के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स जीनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि फार्मा कंपनियां उसको कमीशन देती है कि आप तो पेटेंट वाली हमारी महंगी वाली दवाइयां ही प्रिस्क्राइब करें, पहली बात. दूसरा, बहुत सारे गरीब लोग उनको तो पता ही नहीं है कि जीनेरिक मेडिसिन मतलब क्या होता है. दे विल सिंपली बाय वॉट एवर इज प्रिस्क्राइब टू देम बाय द डॉक्टर एंड केमिस्ट. डॉक्टर ने पर्ची दी, केमिस्ट को दिया, वो लिख के वही वो तो खरीदेंगे. सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस एंटायर थिंग. एंड सेकंडली, ये जन औषधि स्कीम स्टोर वो भारत के हर एक विलेज टाउन में अवेलेबल भी नहीं है. सो ऑल्दो वी हैव अ स्कीम, बट उसमें बेनिफिशियरी इतनी सारी दवाइयां खरीदते हैं वॉल्यूम के हिसाब से, इट इज नॉट सो हैपनिंग बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द जेनेरिक मेडिसिन इटसेल्फ. सो दैट इज अ प्रॉब्लम. अनदर एग्जाम्पल यू कैन साइट 2012 में नेशनल वाटर पॉलिसी बनती है, जिसमें बात करी कि कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर. तो उसके लिए एग्रीकल्चर में वाटर कैसे कंजर्व कर सकते हैं आप, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सब फिट करें. तो 2015 में मोदी सरकार लाती प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जहां पर फार्मर अगर माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन ये सब खरीदेगा तो उसको सब्सिडी दी जाएगी. मान लीजिए 1,000 रुपए की चीज है तो सरकार उसे -X% सब्सिडी, तो उसको सस्ते में मिल जाएगा. येट वी फाइंड दैट ऑल द फार्मर्स हैव नॉट अडॉप्टेड दिस थिंग. क्यों? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहां पर आप जानते हैं कि एलिफेंट मेनेस इज मोर, ओडिशा के अंदर भी. सो वाइल्ड एनिमल स्टैम्पलिंग, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो, एलिफेंट होता है, बोर, वो जंगली सुअर, नीलगाय, ये सब खेत में आके धूम मचाएंगे और आपका ये माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर डैमेज हो जाएगा. लेकिन उसके रिपेयरमैन आसानी से मिलते नहीं है, उसको रिपेयर कराने का खर्चा वो सरकार नहीं देती, सरकार तो सिर्फ परचेज कराने का खर्चा देती है. इट इज लाइक यू बॉट द लैपटॉप, बट वो मतलब आपको लैपटॉप दिया बट वो बिगड़ गया तो रिपेयर करने का खर्च सरकार आपको नहीं देगी. एंड एज अ रिजल्ट व्हाट वी फाइंड हियर इज, ये जब पॉलिसी बनाई और ये स्कीम बनाई उस वक्त फार्मर को पूछना चाहिए था कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर ऐसा कुछ किया तो. उनका इनपुट पार्टिसिपेशन लिया होता तो शायद ये पॉलिसी और अच्छी काम कर सकती. कि फार्मर्स ये बोलते सर हमको ये रिपेयर की भी सुविधा होनी चाहिए और उसमें भी सब्सिडी मिलनी चाहिए. अनदर एग्जाम्पल, 2017 में नीति आयोग ने ड्राफ्ट एनर्जी पॉलिसी बनाई, जिसमें ये बात ऑब्जर्व करी कि भारत में 500 मिलियन लोग दे आर यूजिंग सम वुड फॉर कुकिंग पर्पस. लकड़ी यूज करते हैं तो आप जानते हैं एयर पॉल्यूशन से हेल्थ खराब होती है, उसकी जगह उन्होंने एलपीजी और ऐसे क्लीन एनर्जी सोर्सेज यूज करने चाहिए. अब बिफोर दैट 2016 में ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री एक योजना लाई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जहां पर बीपीएल महिलाओं को फ्री में एलपीजी कनेक्शन दिया जाता था. 2019 तक भारत में ऐसे 6 करोड़ बेनिफिशियरी को सिलेंडर दिए गए. लेकिन पता चला कि
अगर 6 करोड़ सिलेंडर दिए हैं तो आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स वापस उसने खरीदने के लिए आना चाहिए, राइट? बट 1.20 करोड़ बेनिफिशियरीज यानी ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पीपल दे डिड नॉट कम फॉर रीफिलिंग ऑफ देयर सिलेंडर नेक्स्ट टाइम। ऐसा क्यों हुआ? पहला कारण कि सरकार आपको जो सब्सिडी देती है, मान लीजिए 700 रुपये का सिलेंडर है, उसमें सरकार कुछ सब्सिडी दे और आपको 400 रुपये में पड़ता है वो, बट स्टिल इट इज अनअफोर्डेबल फॉर मोस्ट ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। 400 रुपये उनके लिए बहुत बड़ी रकम है, तो शायद उनको ज्यादा सब्सिडी देने की कुछ सोच के रखना चाहिए था। इवन वाइल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को यह बोला गया है कि आप ऐसे गरीब लोगों को लोन या इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दो ताकि वो सिलेंडर खरीद सके। 400 रुपये भी आप 100 करके 4 महीने में देना, पर वो पूरी प्रोसेस इतनी कम्बरसम है, ये फॉर्म भरो, वो वाला डॉक्यूमेंट लेके आओ। मैनी बेनिफिशियरीज फील डिस्करेज कि बेहतर है हम लकड़ी काट के क्यों नहीं जलाइए, पूरी झंझट क्यों लेनी है। थर्ड, कुछ ऐसे रिमोट लोकेशन है, कुछ माइग्रेंट वर्कर है कि जिनके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं होता, तो सिलेंडर लेने में रिफिल करवाने में दिक्कत होती है। सो अगेन वी कैन सी दैट वो गरीब लोगों का पार्टिसिपेशन करके उनको पूछते भाई सिलेंडर ये चीज होती है, आपको दिया तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, दिस आर द प्राइसेस, कुछ बेहतर काम हो सकता था। अनदर एग्जाम्पल ये ऐसा है कि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट 2017 में एक योजना लाती है, श्रमिक अन्नपूर्णा योजना, जिसमें अर्बन एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो उसके नज़दीक में सरकार एक अपना सेंटर बना देगी जहां पर 10-10 रुपये में आपको खाना मिलेगा। ये खाने में आपको 5 रोटी, मिक्स वेजिटेबल, दाल और राइस दिया जाएगा। लेकिन बाद में चला कि बहुत ही कम वर्कर्स यहाँ पर खाने के लिए आते हैं। इवन इफ 10 रुपये मिल रहा है फिर भी कोई खाने को नहीं आता। वाई? एग्जामाइन किया गया तो पता चला कि राजस्थान के जो माइग्रेंट वर्कर गुजरात में आते हैं उनको पसंद है कि मोटी रोटियां होनी चाहिए, थिक रोटीज मेड ऑफ व्हीट और कॉर्न, क्योंकि उन्हें लगता है उसमें से हमको ज़्यादा कैलोरी मिलती है। इधर जो 5 रोटी बनाते हैं वो ऐसे छोटे छोटे पूरी साइज की पतली पतली की, वो खा के आदमी का पेट भरे ही नहीं। इवन कोई क्लैरिकल या डेस्क जॉब वर्कर है उसको भी मजा नहीं आया, ऐसा काम चल रहा था। सेकंड, गुजरात के सदर्न गुजरात रीजन के ट्राइबल बेल्ट पंचमहाल एंड अदर प्लेसेस, उससे जो वर्कर्स आते हैं अर्बन एरिया में, उनको खाने में राइस ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो राइस वाला एरिया है। लेकिन यहाँ पर जो राइस दिया जाता है वो बहुत कम, एक छोटी बाउल में आपको देंगे, ये बोल के कि 5 रोटी दिया है तो फिर राइस तो कैसे ज़्यादा दे सकते हैं। सो अगेन दे वेर ऑल्सो अनहैप्पी। एंड थर्ड, द टेस्ट के हिसाब से वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं था। आप जानते हैं लेबरर्स दे प्रीफर सम स्पाइसी ऑनियन गार्लिक एंड अदर थिंग्स। इसका कारण ये था कि गवर्नमेंट ने जब योजना बनाई तो ऐसे लोगों को साथ में रखा था ऊपर जिनको स्कूल के अंदर मील कुकिंग और सप्लाई का अनुभव था, लेकिन लेबरर को खाना क्या पसंद है उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती। सो इट शोज दैट वर्कर्स वेर नॉट कंसल्टेड ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ दिस स्कीम पॉलिसी या मेनू एंड देयरफॉर इट फेल टू टेक ऑफ। ऑफकोर्स ये तो लोकलाइज एग्जाम्पल है, तो आपको पता हो पूरे भारत में, महाराष्ट्र और यूपी में नॉट रिक्वायर्ड। बट आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर अच्छी बात यह है कि आपको नेशनल न्यूज़ देता है और आपकी स्टेट में क्या हो रहा है उसकी भी न्यूज़ मिलती है। सो आई एम रीडिंग द इंडियन एक्सप्रेस ऑफ गुजरात एडिशन, तो वहाँ मुझे ऐसी केस स्टडी मिल जाती है एंड आई नोट देम डाउन समवेयर कि ये मुझे कहीं पर काम में आएगा। उसी प्रकार यूपी में भी, महाराष्ट्र में, हर एक जगह ऐसी कोई ना कोई स्कीम तो फेल हो ही रही होगी, तो आप पढ़ते जाएंगे, अल्टीमेटली यू विल हैव लॉट ऑफ कंटेंट। इसलिए हमेशा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए। द हिंदू भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ो ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बट दोनों में से एक पढ़ना चाहिए, आइदर यू गो फॉर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, बट डेली एक तो पढ़ना चाहिए। नाउ सम जनरल पॉइंट्स। ज्यादातर वेलफेयर पॉलिसी में अब ये है कि हम उसे डिमांड ड्रिवन बना देंगे। डिमांड ड्रिवन जैसे मनरेगा, मुद्रा लोन, ये क्या है? सरकार आपके मुंह में थोपेगी नहीं, आपके पास ऑप्शन है कि आपको कहीं पर भी रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप मनरेगा में जाके अप्लाई करो, आपको लोन चाहिए आप मुद्रा लोन में जाके अप्लाई करो, मतलब आपको जरूरत है तो आप जाओ। इट इज डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम। अब ऐसे डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम में कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, जैसे मनरेगा में बहुत लोग अप्लाई करेंगे। पीडीएस शॉप पर आपको सब्सिडाइज प्राइस पर 2 रुपये 3 रुपये में अनाज मिलता है तो सभी गरीब लोग जाएंगे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को प्राइवेट स्कूल में 25% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ऐसा अपना राइट टू एजुकेशन वाला, तो वहां पर भी लोग सब जाके फॉर्म भरते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है जहां पर गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट बनाना है तो उसके भी बहुत अच्छा एडॉप्शन है। बट एट द सेम टाइम आप अगर देखें कि बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स, स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स फॉर माइनॉरिटी, एससी, एसटी, पीएच, उसमें सरकार बजट में जितना पैसा अलॉट करती है, मान लीजिए 1000 करोड़ अलॉट किए हो तो सिर्फ 600 करोड़ ही यूज होते हैं और 400 करोड़ तो अनस्पेंड रहते हैं।
क्योंकि शायद ये लोगों को पता नहीं है इसलिए वो आते नहीं, या फिर कि वो पूरी प्रोसेस एकदम कम्बरसम है, इतना फॉर्म भरो, ये लाओ वो लाओ करके टाइम जाता है। कुछ बार एंटाइटलमेंट ऐसे हैं कि वो उसकी रिक्वायरमेंट को सूटेबल नहीं है, जैसा मैंने आपको गुजरात की केस स्टडी में बताया, 10 रुपए की फूड तो है बट वो लेबरर की रिक्वायरमेंट में नहीं है तो वो नहीं जाता। सो दीज आर सम जनरल पॉइंट्स ऑल्सो यू कैन कोट। एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन कि हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें गोल नंबर 1 है कि जीरो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 है जीरो हंगर, गोल नंबर 3 है हेल्थ होना चाहिए, गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जितने आप बहुत ज़्यादा भी उसमें पेस्ट नहीं करने, बट 2-3 गोल आप लिखिए कि वी कैन नॉट अकम्प्लिश एनी ऑफ दिस गोल्स until these vulnerable people are actively consulted and designing policy schemes and made aware about their rights। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और इफ द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर नॉट हेल्प बाय द स्टेट, तो उससे अपना ह्यूमन डेवलपमेंट खराब होता है। और साथ ही साथ द प्रोसेस ऑफ एलियनेशन, ससेशनिज्म, टेररिज्म, आईसीस को रिक्रूट करने के लिए और गरीब लोग मिल जाएंगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इट प्रोवाइड देम विथ इजी रिक्रूट्स। सो देयरफॉर वी मस्ट लीव नो स्टोन अनटर्न फॉर द अवेयरनेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन ऑल दिस थिंग्स। यहां पर मिस्टेक्स, प्रश्न क्या है कि वेलफेयर पॉलिसीज फॉर द पुअर पीपल, तो उसकी बात करनी चाहिए, जो हेल्थ, एजुकेशन, वैक्सीनेशन, लेबरर्स, उसकी आप बात करें। डू नॉट डाइग्रेस एल्सवेयर। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसा भी लिखेंगे कि मुस्लिम वीमेन वेर नॉट कंसल्टेड इन फ्रेमिंग द मुस्लिम पर्सनल लॉज, और उसके चलते उनको ट्रिपल तलाक में इतने सालों तक बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। दैट इज करेक्ट, बट वो चीज अलग है। यहाँ पर गरीबी निवारण टाइप की योजनाओं के बारे में पूछा गया, नॉट अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड अदर थिंग्स। 250 वर्ड का प्रश्न है तो आपने एग्जाम्पल केस स्टडी सब लिख के देना चाहिए, अदरवाइज आप एक ही बात रिपीट होती जाएगी अगर आपने एग्जाम्पल्स नहीं दिए तो जेनेरिक बोल बच्चन में मजा नहीं आएगा। लॉजिकल ऑर्डर, आपने एक तो ये बोलना है कि पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द स्कीम, और दूसरा कि पीपल आर नॉट कंसल्टेड वाइल डिजाइनिंग द स्कीम। ज्यादातर लोगों ने ये किया होगा कि अवेयरनेस नहीं है उस पर ज्यादा फोकस किया होगा, लेकिन ये दूसरा कंपोनेंट था कि स्कीम डिजाइन में उसको इन्वॉल्व नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इरिगेशन, वो एलिफेंट डिस्ट्रॉय करता है वो उसको पूछा नहीं गया, या ये मील वाली स्कीम में जो प्रॉब्लम्स थे, ज्यादातर लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल्स शायद कुछ दिए नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द टॉक विल बी अराउंड फर्स्ट सेगमेंट ओनली की अवेयरनेस नहीं है, तो उनको कम मार्क मिलेंगे। ओवरऑल दिस इज अ कंटेम्पररी क्वेश्चन, ओपिनियन बेस्ड है, मोर देन D-2 years का स्पान आप देख सकते हैं। राइट टू फूड, राइट टू वर्क, बहुत सारी चीज़ें लंबे टाइम से चल रही हैं। डिफिकल्टी मीडियम लेवल, अगर 150 वर्ड्स में पूछा होता तो इजी लगता, बट ये 250 वर्ड्स में है तो आपने ज़्यादा एग्जाम्पल केस स्टडी से इसको और निखारना चाहिए। स्कोर यहाँ पर भी मैक्सिमम 15 में से मुझे लगता है ज़्यादातर लोग 5 मार्क के आसपास रुक गए होंगे, क्योंकि वो पार्टिसिपेशन वाली में कम लिखा होगा, अवेयरनेस में ज़्यादा लिख दिया होगा। बट ऑफ कोर्स अगर केस स्टडी, लॉजिकल ऑर्डरिंग, आर्टिकुलेशन अच्छा होता तो और मार्क्स भी मिल सकते थे। सो दैट वाज द पुअर पीपल नॉट अवेयर, वो आंसर हमने किया। नाउ लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 minutes एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्रेक फॉर 5 minutes।
Alright friends, so our 5 minute break is over. Now moving to the next question, जो कि ये था कि भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट खराब है, इसके क्या फैक्टर्स हैं. So the question in UPSC mains paper 2 2019 was like this: despite consistent experience of high growth, India still goes with the lowest indicators of human development. Examine the issues that make the balanced and inclusive development elusive. ऐसे क्या कारण है, उस मुद्दों का परीक्षण कीजिए जिससे संतुलित और समोवेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं. यानी बेसिकली आर्थिक विकास अच्छा है लेकिन हमारा मानव विकास पिछड़ा है. प्रश्न में आप देखिए, एग्जामाइन द इश्यूज जिसके चलते ये हो रहा है, मतलब आपने प्रॉब्लम्स को मेंशन करना है. लॉन्ग लिस्ट ऑफ सजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड कि ये करना चाहिए ये करना चाहिए, ऐसा सजेशन आपको नहीं पूछे गए. आपको सिंपली बोला कि क्या प्रॉब्लम है बताओ. ऐसे प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं. 2016 में पूछा था यूपीएससी ने कि भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड वो सिर्फ थियरी में रह जाएगा, सिवाय कि हम लोग हमारे मैन पावर को ज़्यादा एजुकेशन दे, स्किल दे, क्रिएटिव बनाए. तो इसके लिए हमने क्या क्या किए हैं एंड व्हाट हैज़ टू बी डन. देन इन 2017 पूछा गया कि भारत में हंगर पॉवर्टी दे आर द बिगेस्ट चैलेंजेस. इसमें गवर्नमेंट ने अब तक क्या सक्सेसफुल काम किया है एंड सजेस्ट मेजर फॉर इम्प्रूवमेंट. यानी बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑन वन साइड बट ह्यूमन डेवलपमेंट में और हमने कुछ करना है, ऐसे थीम पर प्रश्न आए थे. यहाँ पर जो प्रश्न है इसका आउटलाइन बना लेते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप कुछ डेटा दे सकते हैं कि भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट 7 to 8% ग्रोथ रेट है, 1 लाख से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है हमारी. और सामने ह्यूमन डेवलपमेंट, तो वहाँ पर हर एक रैंक हमारा 100 के बिलो जाता है, वो हेल्थ, हंगर, कुछ भी बात करें आप. देन इन बॉडी यू विल एग्जामाइन द इश्यूज. क्यों है ऐसा कि सब लोगों का विकास नहीं हो रहा है. फार्मर्स और लेबरर्स को प्रॉब्लम्स है जिसके चलते उनको पैसा कम मिलता है. वीमेन, SC ST माइनॉरिटीज, उनको सोशल बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं जिसके चलते वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते. देयर इज इनकम इनइक्वालिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट के प्रॉब्लम है. इसलिए सब लोग भले उनके पास स्किल हो लेकिन वो रतन टाटा, मुकेश अंबानी जैसे एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे. भारत सरकार का टैक्स टू GDP भी बहुत कम है, इसलिए सरकार के पास फिजिकल कंस्ट्रेंट है, इतना पैसा नहीं कि वो सभी योजनाओं में ढेर सारा पैसा दे सके. एंड एज अ रिजल्ट इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी, एनीमिया, ये सब भी हम उसे टैकल नहीं कर पा रहे. एंड लास्टली द कंक्लूजन, सेम थिंग कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड जब तक हम इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेंगे. सो इंट्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है. आप डिफाइन करें टर्म को, उसका कुछ ओरिजिन दे दीजिए या डेटा दे दीजिए. यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. OECD डिफाइंस द इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि क्वेश्चन में एक जगह था कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात थी. सो इंक्लूसिव ग्रोथ इज द इकोनॉमिक ग्रोथ that is distributed fairly across the society and it creates opportunities for everyone. सबको लाभ मिले, वो है समोवेशी विकास. इसका आप डेटा भी दे सकते हैं. डेटा में आप कॉन्ट्रास्ट दिखाइए कि इकोनॉमिक ग्रोथ का डेटा बहुत अच्छा है. इन द लास्ट 5 years इंडिया हैज कंसिस्टेंटली विटनेस्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ 7 to 8%. इवन हमारी पर कैपिटा इनकम जो एक जमाने में 94,000 रुपीज थी, 5 साल में इंप्रूव होके इट इज ऑलमोस्ट लाइक 1.26 लाख रुपीज. प्रति व्यक्ति दीठ आय हमारी बहुत बड़ी है. ये डेटा ऐसा भी नहीं कि हवा में से मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ. हर साल के इकोनॉमिक सर्वे में वॉल्यूम 2 चैप्टर 1 में एक टेबल देते हैं, उसको आप मेमोराइज करिए उसके सिलेक्टेड पार्ट, तो इजीली आप ऐसे सारे डेटा थ्रो कर सकते हैं जहाँ पे जरूरत पड़े. तो एक बार जो हमने दिखा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी वेल, बट येट आवर परफॉर्मेंस ऑन द इंटरनेशनल इंडाइसिस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट देख लो, जेंडर डेवलपमेंट देख लो, हंगर इंडेक्स देख लो, कुछ ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट देख लो, हर एक जगह पर इट इज लेस देन सेटिस्फैक्टरी. अगर आपको रैंक आपका याद है, ये UNDP में ये वाला रैंक, हंगर इंडेक्स का ये रैंक आप मेंशन कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम यू शुड टेक सम केयर कि ऐसा नहीं होना चाहिए 4 लाइन के बदले इधर ही आप 10 लाइन सिर्फ डेटा कोड करने में ही लिख दें. अगर ऐसा हुआ तो बॉडी पार्ट में लिखने के लिए स्पेस कम बचेगा. सो फ्यू थिंग्स यू कैन मेंशन. पूरा मैं इतना रट के आया हूं तो सारा इधर डेटा उलेझ दूं, ऐसा भी अपनी स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसे पेपर में पूछा गया तो वहां पर 1200-1500 शब्दों में लिखना है, देन यू कैन डू, बट नॉट सुटेबल हियर. बट एनीवेज, तो ये डेटा देखकर इट इंडिकेट्स दैट आवर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज नॉट बीन इंक्लूसिव और बैलेंस्ड एंड फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल. फिर बॉडी में आप फैक्टर्स एक्सप्लेन करें क्या क्या इश्यूज हैं. पहला इशू है इनइक्वालिटी इन इनकम. गरीब आदमी के पास ज्यादा पैसा होता तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता, उसको काजू बादाम खिला सकता, तो सबका ह्यूमन डेवलपमेंट और हंगर इंडेक्स में अच्छा रिपोर्ट आ जाता, राइट. बट दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज
फार्मर्स आर नॉट गेटिंग रिमनरेटिव प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस, क्योंकि एपीएमसी एक्ट में बॉटल नेक है, वहां पर कुछ एजेंट पैसा उसको नहीं देते। देर आर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, उसने टोमेटो कल्टीवेट भी किए बट शहर तक पहुंचने से पहले खराब हो गए, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, एंड सो मैनी थिंग्स। लेबरर्स को भी प्रॉब्लम है। वैसे भारत में मिनिमम वेजेस एक्ट है कि हर एक आदमी को इतने 1,000 रुपए तो कम से कम कोई भी काम का मिलना चाहिए, बट दे आर नॉट स्ट्रांगली एनफोर्स्ड, एंड एज अ रिजल्ट लेबरर काम तो करता है बट इतना पैसा नहीं मिलता कि घर में काजू बादाम खिला सके। पीपल डू नॉट हैव वोकेशनल स्किल्स टू अर्न द हायर वेजेस, उसके पास ऐसी स्किल नहीं कि वो बड़ा कोई गाड़ी का पंचर बनाने वाला आदमी, उसको इंजन रिपेयर करना नहीं आता, अगर आता तो वो ज़्यादा पैसा कमा सकता, सो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। भारत के अंदर वीमेन, SC ST माइनॉरिटीज दे फेस सोशल बैरियर्स पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। गांव में उनको बहुत सारे सामाजिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, एज अ रिजल्ट वो पढ़ाई नहीं कर पाते, कैरियर गोल अचीव नहीं कर पाते, सो अगेन दे विल रिमेन पुअर, तो काजू बादाम खा नहीं सकते, हंगर इंडेक्स खराब रहेगा। कंटिन्यूड, और आप रिपोर्ट कुछ कोट करें, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ ग्लोबल ऑक्सफैम रिपोर्ट, ये ऑक्सफैम ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि भारत के टॉप 1% इंडियन कंट्रोल 70% ऑफ इंडियाज वेल्थ। मुकेश अंबानी, रतन टाटा के पास ही 70% ऑफ द इंडियन वेल्थ इज देयर, उनके पास ही पैसा है, एंड दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इज राइजिंग ओवर द ईयर्स। तो बहुत सारे लोग मतलब गरीब हैं, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ नहीं, बैंक अकाउंट है नहीं, इजीली उनको लोन्स मिलते नहीं है, एंड एज अ रिजल्ट इट प्रिवेंट्स द पुअर पीपल इन परसुइंग देयर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज। आपको बिजनेस करना है, लोन चाहिए, आसानी से नहीं मिलता। एग्रीकल्चर में एक्सपांशन करना है, लोन चाहिए, आसानी से नहीं मिलता। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्कीम्स इज नॉट आस्क, अब तो मुद्रा योजना और स्टैंड अप योजना हो रही है और ये वाला काम किया गया है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो बराबर है, इधर तो आपको बोला एग्जामाइन द प्रॉब्लम, सो यू सिंपली स्टेट द प्रॉब्लम, क्या किया गया है, क्या कर सकते हैं, वो सब में जाने की जरूरत नहीं, वरना वर्ड लिमिट में मेन चीज लिखना रह जाएगी। So as a result, poor do not have sufficient income to spend on nutrition and education of their children. तो बच्चे को अगर अच्छा खाना नहीं मिलता, पढ़ाई नहीं मिलती, इट फर्दर हार्म्स द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि वो भी नहीं बढ़ पाएंगे। एंड एज अ रिजल्ट UNDP का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो भारत का रैंक क्या है, 130। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भारत का रैंक है 108। सिमिलरली हंगर इंडेक्स को आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अनदर इशू इज फीजल कैपेसिटी, मतलब गवर्नमेंट के पास क्या इतना पैसा है कि वो अच्छी वेलफेयर स्कीम चला सके। भारत में आप पाएंगे द नंबर ऑफ मिलियनर्स एंड बिलियनर्स, करोड़पति अरबपति तो बढ़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ग्रॉस टैक्स टू GDP वो 10% के आसपास है, वेर एज दूसरे पैरेलल कंट्रीज में, हमारे जैसे देशों में आप देखें ऑलमोस्ट 20% होता है। तो एज अ रिजल्ट भारत सरकार के पास इतना पैसा है ही नहीं कि दे कैन एलोकेट अ लार्जर बजट ऑन द सोशल सेक्टर, हेल्थ एजुकेशन में स्पेंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देर इज सम पॉलिसी की हम लोग हेल्थ पर 5% ऑफ GDP स्पेंड करना चाहिए, लेकिन अभी भारत सरकार उसका आधा हार्डली 2.5% भी स्पेंड करना उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो ठीक नहीं होगा, स्टूडेंट टू टीचर रेशियो ठीक नहीं होगा, नंबर ऑफ पुलिस एंड जजेस रिक्वायर्ड फॉर द गिवन पॉपुलेशन वो ठीक नहीं होगा, और ये सभी के चलते एजुकेशन, हेल्थ, इवन सेफ्टी फॉर द वीमेन एंड शेड्यूल कास्ट एंड अदर थिंग्स वो कम रहेगा, क्योंकि पुलिस जज और वो सब है ही नहीं। All of them have some bearing on the inclusive growth and standard of living. क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं है, एज अ रिजल्ट दे हैव नॉट बीन एबल टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, मैटरनल मोर्टालिटी, IMR, स्टंटिंग, वेस्टिंग अमॉन्ग चिल्ड्रन। तो एक तरफ आप कॉन्ट्रास्ट देखिए कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हम करते हैं, फ्रूट का भी उत्पादन, फूड ग्रेन सभी में वी आर अमॉन्ग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, लेकिन फिर भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में 117 कंट्री का रैंकिंग हुआ, तो भारत 102 पर, एकदम बॉटम में हम लोग चल रहे हैं। तो ये भी वक्रता है बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज। एंड विथ सच वीक एंड फेमिश्ड पॉपुलेशन, फेमिश्ड पॉपुलेशन मतलब जिसको अच्छा खाना नहीं मिलता, तो फिर उसका कोई डेमोग्राफिक डिविडेंड आ जाए, वो अच्छी पढ़ाई करके कुछ जोरदार काम कर दे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, एंड एज अ रिजल्ट इट हार्म्स द थिंग्स। तो मैंने आपको जितने फैक्टर्स बनाए उससे तो 250 वर्ड्स का आंसर भी हैंडल हो सकता है, 1200-1500 शब्दों की और आप कथा कर सकते हैं, स्कीम को कोट करें, कुछ और फ्यूचर सजेशन, देन सो ऑन। सो नाउ लास्टली द कंक्लूजन में यस वी हैव टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 की गरीबी हटाओ, गोल नंबर 2 पॉवर्टी हटाओ, गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, गोल नंबर 8 सभी को कुछ अच्छा काम मिलना चाहिए, डिसेंट ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। सो फॉर ऑल दिस थिंग बाय 2030 वी हैव टू एड्रेस दिस थिंग,
लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2019 ने बोला कि भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो आप जानते हैं कि वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो और छोटे बच्चे और बुजुर्ग कम हो जाए, ऐसा जो सीन बनता है, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत का 2040 के बाद डिक्लाइन हो जाएगा। फिर हमारी परिस्थिति शायद जापान जैसी हो जाए कि ओल्ड पीपल ज़्यादा होंगे, यंग पीपल कम होंगे। तो उससे पहले हमने ये सारे काम करने हैं। वी हैव टू एड्रेस द अफोरमेंशन इश्यूज ऑन वॉर फूटिंग और ऑन प्रायोरिटी बेसिस। नाउ मिस्टेक्स इन दिस क्वेश्चन। ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि उनको इंक्लूसिव ग्रोथ दिखे तो वो सिंपली वीमेन, SC ST डिस्क्रिमिनेशन या किसान बहुत आत्महत्या कर रहा है। दैट इज करेक्ट, बट आपने और ज़्यादा डायमेंशंस की चर्चा करनी होगी। सिर्फ एक जगह पर फिक्सेटेड होके जवाब लिखेंगे, अच्छे मार्क आपको नहीं मिलेंगे। सेकंड, लॉजिकल ऑर्डर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पॉइंट्स जो बताए कि अच्छा खाना नहीं मिलता, इनकम इनइक्वालिटी है, फार्मर को पैसा नहीं मिलता, नाउ दे आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके अलावा भी मसले तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर मॉस्किटो ब्रीडिंग इज वेरी हाई, तो लोग डेंगू में बीमार हो जाते हैं, उनकी सेविंग चली जाती है। एयर पॉल्यूशन इज ऑल्सो हाई, तो लोग अस्थमा में मर जाते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट कम हो जाता है। ये गरीब लोगों को टॉबेको एंड लिकर एडिक्शन होता है, तो दारू पी के उसका लीवर खराब हो जाता है, टॉबेको खा के कैंसर में मर गया, एंड एज अ रिजल्ट देयर सेविंग्स आर गॉन एंड फैमिली का ह्यूमन डेवलपमेंट हार्म हो। दीज आर करेक्ट, बट ये क्या है, बहुत ही माइनर पॉइंट्स हैं। 150 वर्ड में बोला लिखो तो ये सब चीज प्रायोरिटी में नहीं आती। ये तो इफ यू आर लेफ्ट विथ स्पेस यू कैन कोट, अदरवाइज ये नहीं भी लिखा तो मार्क्स कम नहीं होने वाले। इफ यू आर राइटिंग एन ऐसे पेपर तो बराबर है, 1200 शब्दों में ये सब भी चर्चा कर सकते। बट सम पीपल वो पहले ये चीज लिखेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर में कुछ देख के गया हो कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसके दिमाग में वही चलता है, तो एवरीवेयर पूछा है कि नहीं पूछा है, मार पीट के वही एग्जाम्पल कोट करे। ऐसी कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है, दे डोंट नॉट स्कोर वेरी हाई इन द मेंस एग्जाम, सो अवॉइड द थिंग। प्रश्न की हिसाब से लॉजिकल ऑर्डर बना। ये एक प्रश्न है ग्रोथ रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड भी है ही, सो यू हैव टू एनरिच इट विद सम डेटा। पर कैपिटा इनकम एटलीस्ट 1.20 लाख से ज़्यादा है, आपको पता होना चाहिए। टैक्स टू GDP 10% है, पता होना चाहिए। इंटरनेशनल रैंकिंग 1-2 रैंक आपको पता होने चाहिए। ओनली देन यू कैन होप टू गेट अ गुड मार्क्स। ओपिनियन बेस्ड कंटेम्पररी क्वेश्चन बोल सकते हैं, स्पान मैं कहता हूँ मोर देन D-2 ईयर्स, ये तो लंबी चौड़ी चर्चा हमने करी। डिफिकल्टी लेवल आई विल से मीडियम, क्योंकि जिस प्रकार से लॉजिकल ऑर्डरिंग में एक्सप्लेन करना है, कुछ लोग ये लॉजिकल ऑर्डर की गड़बड़ करते हैं। सो 10 मार्क्स में से मुझे लगता है ज़्यादातर लोग 4 मार्क के आसपास रुक गए होंगे, ज़्यादा भी मिल सकते हैं अगर एग्जाम्पल लॉजिकल ऑर्डर ठीक से किया हो। नाउ स्पीकिंग ऑफ दिस इकोनॉमी एंड वेलफेयर स्कीम्स, इसके लिए मेरी इकोनॉमी की बैच चल रही है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। मतलब यही प्रकार का सिस्टम जहाँ पर मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ और आप पढ़ते हैं। इसमें मेरी इकोनॉमी के क्लास हर वीक होते हैं ऑन सिलेक्टेड डेज रात को 9 बजे से लेकर, ताकि वर्किंग प्रोफेशनल भी नाइट में उसको अटेंड कर सके। क्लास के साथ आपको हैंडआउट भी दिए जाते हैं, जिसको प्रिंट निकाल के आप उसका रैपिड रिवीजन बिफोर द एग्जाम कर सकते हैं। उन हैंडआउट में इंपॉर्टेंट इकोनॉमी टर्म की हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया जाता है, ताकि आपको मेंस का कुछ जवाब लिखना है तो सुविधा रहे। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड अदर थिंग्स आर कवर्ड। वीकली क्विज भी होती है और उसमें रैंकिंग भी मिलता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दैट कोर्स, इट इज गोइंग ऑन, और आप ज्वाइन करते वक्त mrunal.org ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है। सो दैट इज देयर इफ यू विश टू ज्वाइन। हम लोग अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं कि मेंस पेपर 2 सॉल्व कर रहे थे। ब्लॉक 2 में ये जो 5 प्रश्न पूछे गए वो हमने कंप्लीट किए। नाउ वी विल मूव टू द ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 मैं बोलता हूँ कि, लेकिन उससे पहले ये, हाँ, वेलफेयर स्कीम और ये पॉलिसी वाला ब्लॉक 2, उसमें मेंस 2020 के लिए क्या करना है, रोड मैप फॉर 2020। ये जो 5 प्रश्न पूछे गए, देखिए सभी जो 5 प्रश्न इधर है, पुअर पीपल का फूड बजट, मल्टी लेवल प्लानिंग, सर्विस सेक्टर कोलैबोरेशन, गरीब लोग अवेयर नहीं है, इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट खराब है। द कंटेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन वाज कि ज़्यादातर वो मीडियम टू टफ कैटेगरी के थे। थियरी का एक भी प्रश्न नहीं था, सारे कंटेम्पररी लेवल क्वेश्चन थे। सो ऑल 5 क्वेश्चन आइदर मीडियम टू टफ कैटेगरी, मोस्टली फ्रॉम कंटेम्पररी पीरियड। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं कि सिंगल सोर्स से आप पेज नंबर कोड करो लक्ष्मीकांत का कि अटर्नी जनरल का जवाब मिल गया, ऐसा कोई इधर प्रश्न नहीं है। नन ऑफ देम आर डायरेक्टली अवेलेबल इन सिंगल सोर्स। मैक्सिमम वो मल्टी लेवल प्लानिंग का एक प्रश्न था, वो इग्नू में आपको मिल जाए, बट वो भी कोई कंटेम्पररी एग्जाम्पल कोट करने गए तो न्यूज़पेपर का नॉलेज होना चाहिए। सो व्हाट यू हैव टू डू इज रीड द न्यूज़पेपर कॉलम्स, प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन्स फॉलो करिए। पेज बाय पेज हर एक चीज़ नहीं देखनी, बट उसका जो
इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दिए होते हैं, योजना कुरुक्षेत्र में चीफ एडिटर्स प्रीफेस वो दिया है, वो आप पढ़िए, यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपके पास टाइम बचे तो इग्नू का एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी पीडीएफ फाइल वो लोग अपनी साइट पे उन्होंने अपलोड किया, ई ज्ञान कोश वेबसाइट पर, उसमें से सिलेक्टेड स्टडी करना है, सभी पेजेस नहीं पढ़ने, सिलेक्टेड सम थिंग्स यू हैव टू रीड, पर्टिकुलरली एमपीए 016 जहाँ लोकल गवर्नेंस की बात है, एमपीए 011 जहाँ पर स्टेट सोसाइटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे पेपर में भी वो अच्छे पॉइंट्स लिखने में मदद करेगी। सो इफ टाइम इज लेफ्ट देन यू फॉलो देम एज वेल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस में मेंस पेपर 2 का सिलेबस कुछ ऐसा है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रेशर ग्रुप और उसका क्या रोल होता है। सो दीज आर ऑल आई पुट देम टुगेदर इन गवर्नेंस टॉपिक। गवर्नेंस टॉपिक यानी अपना मेंस पेपर 2 का ब्लॉक 3, उसमें से 2019 में 20 मार्क के 2 सवाल पूछे गए। पहला था कि फार्मर प्रेशर ग्रुप, उसके बारे में प्रश्न आता, और दूसरा था कि ई गवर्नेंस के क्यों फुल्ली सक्सेसफुल नहीं है, कौन से फैक्टर से। सो वन बाय वन दिस 2 क्वेश्चंस वी विल फिनिश। पहला प्रश्न यूपीएससी मेंस पेपर 2 2019 फार्मर प्रेशर ग्रुप के बारे में। What are the methods used by farmer organizations to influence the policy makers in India and how effective are these methods? भारत के नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किसान संगठनों द्वारा क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं और वो कितने प्रभावी है, उसको कितनी सफलता मिलती है। थैंकफुली यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन इतना कलिष्ठ नहीं था कि अंग्रेजी देखना पड़े, बट हाँ हमें पता चल गया कि 10 मार्क्स 150 वर्ड्स में बात ये करनी है फार्मर ऑर्गेनाइजेशन और कितने सक्सेस रहे। वैसे इसका आपको जवाब इग्नू एमपीएस 003, वो एक ऐसा है इंडियाज डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, वो मॉड्यूल भी देखने चाहिए, दे हेल्प इन ऐसे पेपर। वहाँ यूनिट 14 में वर्कर एंड प्रेजेंट मोमेंट में आपको मिल जाएगा, अदरवाइज कुछ रेडीमेड गाइड बुक भी है, वहाँ से भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। ऐसे प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं। 2013 में पूछा कि भारत में ये प्रेशर ग्रुप्स दे आर इनफॉर्मल फेस ऑफ पॉलिटिक्स, उसके स्ट्रक्चर फंक्शनिंग के बारे में बात करो। 2017 में पूछा गया कि प्रेशर ग्रुप के चलते पॉलिटिकल प्रोसेस पर क्या असर होता है, भारत के इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप और सामने पावरफुल फॉर्मल प्रेशर ग्रुप, उसके कुछ कंपैरिजन की भी पूछी गई। तो यहाँ पर प्रश्न है फार्मर्स प्रेशर ग्रुप्स। जवाब की आउटलाइन बना देते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तब ओरिजिन दीजिए कि अंग्रेजों के ज़माने से भारत में ये फार्मर रिवॉल्ट स्ट्रगल डिमांड चल रही थी और फिर आज़ादी के बाद ये लोग अब ये वाले ऑर्गेनाइजेशन है। फिर बॉडी पार्ट 1 में आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि उन्होंने पूछा है कौन से ग्रुप हैं और उनको कितना सक्सेस मिला है। तो कुछ ऐसे ग्रुप है जिसको कम सक्सेस मिला है, जैसे कम्युनिस्ट टाइप के, लेफ्ट विंग टाइप के जो ग्रुप हैं उनकी मेथड और सक्सेस कम रहा है, वो पर्टिकुलरली ईस्टर्न इंडिया में काम करते हैं। बॉडी पार्ट 2 में आप लिखिए नॉन कम्युनिस्ट टाइप ऑफ फार्मर ग्रुप जो कि महाराष्ट्र हरियाणा पंजाब में मिलते हैं, उनकी क्या मेथड्स है, कितना सक्सेस मिला। तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र और हरियाणा पंजाब वाले फार्मर को ज़्यादा सक्सेस मिला और उनकी जो मांग होती है कि हायर एमएसपी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लोन वेवर, थोड़ी बहुत कंप्लाई सरकार कर दे रही, सो रिलेटिवली मोर सक्सेसफुल। एंड कंक्लूजन में आप एक्सप्लेन करें कि फार्मर प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं और उनको हमें एड्रेस करना चाहिए और साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि वो वायलेंस नहीं करें। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। इंट्रोडक्शन में आप बात करें अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है। इन द कॉलोनियल इंडिया द पेजेंट रिवॉल्ट्स या फार्मर मूवमेंट्स वेर अगेंस्ट द अनजस्ट लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ जमींदार्स एंड ब्रिटिश रूलर्स। वो उसकी शुरुआत वहाँ से होती है, लगान के सामने लड़ रहे थे। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, फार्मर्स मूवमेंट वो जारी तो रही बट उनके ऑब्जेक्टिव्स बदल गए। अब वो नहीं बोलते कि 4 गुना लगान, वो तो सरकार भी नहीं मांगती, तो अब उनकी मांग अलग है। स्मॉल मार्जिनल लैंडलेस फार्मर बोलते हैं हमको ज़्यादा ज़मीन दी जाए, हमें ज़मीन पर हक दिया जाए। फार्म लेबरर बोलते हैं हमें अच्छा वेजेस मिलना चाहिए, वेतन मिले। दूसरे किसान बोलते हैं हमको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दो, फ्री में इरीगेशन दो, हमारा लोन कर्जा माफ़ कर दो, हमारे जो शुगर और पोटैटो है उसको रिमनरेटिव प्राइस से एमएसपी हमारा बढ़ाओ। वो सब उनकी मांग रहती है। नाउ इन बॉडी पार्ट 1 आप कुछ ग्रुप्स और उसके मेथड्स के बारे में चर्चा करें। बॉडी पार्ट 1 में हम चर्चा करें कम्युनिस्ट की। कम्युनिस्ट में कुछ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लाइक मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी एमसीसी, पीपल्स वॉर ग्रुप, वैसे इनका काम है हथियार लेके लड़ाई करना, बट साथ ही साथ इन्होंने कुछ फार्मर ग्रुप भी बनाए हैं जो कि अपनी कुछ बातें मनवाने के लिए कोशिश करते हैं। मोस्टली इनकी बातें ऐसी होती है कि
लैंडलेस फार्मर, टेनेंट फार्मर, ट्राइबल फार्मर को लैंड ओनरशिप राइट दिए जाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ट्राइबल फार्मर को उसकी जमीन से हटा देते कि ये जंगल की जमीन है, तुम नहीं बैठ सकते। तो वो सब मतलब एट्रोसिटी कम होनी चाहिए। दीज आर द टाइप ऑफ डिमांड्स मेड बाय देम। कुछ बार वो फार्म लेबरर को अच्छे वेतन मिलने चाहिए, ऐसी भी डिमांड करते हैं। ज़्यादातर ये लेफ्ट विंग टाइप के ग्रुप आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा वायलेंस के जरिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं, बट लिमिटेड सक्सेस इज देयर। कम्युनिस्ट के अंदर दूसरा भी ग्रुप है, मेन स्ट्रीम कम्युनिस्ट पार्टी लाइक सीपीआई, सीपीएम। उन्होंने जैसे कि किसान सभा, बिहार किसान सभा, वेस्ट बंगाल किसान सभा ऐसा बनाया है। सो दे आर ऑपरेटेड इन दोज एरिया, वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, बिहार। उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है? वो वायलेंस यूज नहीं करते, वो पार्लियामेंटेरियन मेथड यूज करते हैं। मतलब घेराव करेंगे कलेक्टर ऑफिस का, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। मार्क भी उनकी यही होती है, बट सक्सेस इज वेरी लिमिटेड। देन बॉडी पार्ट टू। बॉडी पार्ट टू में आप देखिए नॉन कम्युनिस्ट टाइप के फार्मर या वेल ऑफ फार्मर, खाते पीते अच्छा कमाने वाले फार्मर्स, उनको केटर करने के लिए भारतीय किसान यूनियन है, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा में ऑपरेट करता है, महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन है। इनकी ज़्यादातर डिमांड क्या है? उनके पास जमीन ऑलरेडी है, तो सो दे आर नॉट डिमांडिंग लाइक हमको लैंड राइट्स देने चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम जो शुगर केन, कॉटन, ग्राउंड नट, पोटैटो, मिल्क ये सब प्रोड्यूस करते हैं, उसको हमारे अच्छे प्राइस मिलने चाहिए। हमारा नुकसान हो तो सरकार भरपाई करे, हमने जो लोन लिया है उसको लोन माफ करे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिले, इरिगेशन पर कोई फीस नहीं होनी चाहिए। दीज आर द टाइप ऑफ डिमांड्स। मतलब इनपुट के बारे में, आउटपुट के बारे में उनकी डिमांड रहती है। मेथड्स यूज बाय दिस फार्मर्स, महाराष्ट्र में ये सब आपने देखा होगा, मुंबई में जाकर वो घेराव कर देते हैं पूरा, तो चक्का जाम हो जाता है। अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट हैज टू गिव देम सम प्रॉमिस। यूपी में आपने देखा होगा कि लखनऊ में पोटैटो फार्मर्स ने बोला हमें अच्छे प्राइस नहीं मिल रहे, तो सारे पोटैटो सड़क पे उन्होंने बिखर दिए ताकि इनकन्वीनियंस लोगों को और सरकार उनकी बात सुने। मध्य प्रदेश में कुछ जगह पर बस और ट्रेन जला देना, इस टाइप के वो एजिटेशन करते हैं। सो समटाइम्स थोड़ी नॉन वायलेंट मेथड करेंगे, कुछ बार वायलेंस पे भी उतर के आ जाते हैं। सो मेथड्स यूज बाय देम इज घेराव, धरना प्रदर्शन, स्टॉर्मिंग ऑफ द स्टेट कैपिटल लाइक मुंबई, और नेशनल कैपिटल, कुछ बार दिल्ली पे भी मोर्चा लेके चले जाते हैं इन लार्ज नंबर्स। समटाइम्स दे इवन यूज वायलेंट एंड मिलिटेंट मेथड, जैसे कि बस जला देंगे, रेलवे ट्रैक तोड़ देंगे, ट्रैफिक ब्लॉक करेंगे, ऐसा भी करते हैं। एंड दे आर रिलेटिवली मोर सक्सेसफुल, क्योंकि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी जो बातें वो मानी है। पंजाब में, महाराष्ट्र में पार्शियली आपको लोन वेवर देंगे, कर्जा माफ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के फीस बढ़ाई हो तो वापस ले लेते हैं, शुगर केन का ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करेंगे, ग्राउंड नट में आपको ज़्यादा पैसा देंगे। सो दे आर गेटिंग मोर सक्सेस कंपेयर टू ये जो बिहार और हर एक जगह दूसरे कम्युनिस्ट टाइप के आंदोलन चलते हैं। कंक्लूजन कि यस, उनको कुछ प्रॉब्लम्स है और उसको हमने एड्रेस करना चाहिए, बट वायलेंस वो करे तो वायलेंस नहीं करने देना चाहिए। सो आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007, विश्व बाजार में कॉटन प्राइस पहले से गिर गए हैं, टेक्सटाइल उद्योग को भी मार पड़ा है। सो एज अ रिजल्ट फार्मर्स आर सफरिंग। 2013-14 में अकाल की परिस्थिति, ड्रॉट ईयर्स थे। डीमोनेटाइजेशन के पास बाद में एपीएमसी मंडी में बहुत प्राइस कम हो गई है, पर्टिकुलरली वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स के। एंड एज अ रिजल्ट इंडियन फार्मर इज सफरिंग बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। इसी के चलते पर्टिकुलरली 2017 ऑनवर्ड्स हम पाते हैं कि ये फार्मर एजिटेशन पहले से बढ़ रहे हैं। ये जो फोटोग्राफ्स है ये 2017 टू 19 पीरियड के, अभी ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है पहले से। सो that is a problem, right? So need of the hour is to address their grievances in a systematic manner and ensure that their movements do not take a violent turn. Violence ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। Mistakes in this answer. प्रश्न क्या है? Which methods are used? R मतलब प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में पूछा गया है। तो कॉलोनियल टाइम में क्या होता था वो सब नहीं लिखना कि इंडिगो रिवॉल्ट था और बारडोली में सत्याग्रह हुआ था, वो सब हुआ था, बट व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड एट प्रेजेंट, हाल की बात करिए आप। अगर ऐसे में प्रश्न पूछा गया 1200 वर्ड्स, तो लंबी चौड़ी पूर्व भूमिका दे सकते, इधर नहीं। मेंस पेपर 2 के सिलेबस में प्रेशर ग्रुप एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पॉलिटी वो सिलेबस का टॉपिक है, इसलिए आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए कि फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, ये शेतकारी संगठन है इधर महाराष्ट्र में, एंड दिस वेस्ट बंगाल किसान संघ है। यू शुड बी अवेयर ऑफ सम नेम्स। अगर आपने कोई एग्जाम्पल नेम नहीं दिए हैं, कौन से एरिया में कौन से ग्रुप कार्यरत है वो नहीं दिया है, तो फिर आपका जवाब वो कमजोर है। और ये माल आपको आसानी से मिल जाएगा इग्नू MPS 003 मॉड्यूल में। ये तो मतलब सिलेबस टॉपिक है, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट। लॉजिकल ऑर्डर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड।
उनकी डिमांड क्या होती है, उनकी मेथड क्या होती है, सक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता है। एक्सट्रीम फाइंडिंग्स नहीं देनी है। दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल एट ऑल, कोई उनको सक्सेस नहीं मिला, या फिर कि दे हैव बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, इन बिटवीन उनका रहा है, थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिलता है। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली फेल हो गए या कंप्लीटली सक्सेस हो गए। किसान को क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय देम, उसकी लंबी लिस्ट हमने नहीं देनी कि भारत में मानसून कम आता है तो वो अपना अन्नदाता वो परेशान है, ईपीएमसी में प्राइस नहीं मिलते, मनी लेंडर एक्सप्लॉइट करते हैं। दोज थिंग्स आर, वो इम्प्लाइड है कि वो सब प्रॉब्लम है, इसलिए तो ये लोग फार्मर ऑर्गेनाइजेशन बना के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सो लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन इन दैट एरिया इज नॉट आस्क्ड। मे बी एक लाइन में आप ये सबको एक साथ मेंशन कर सकते हैं। यहां पर आपको कंपैरिजन भी नहीं पूछा गया है। कुछ लोग ऐसा भी लिखेंगे कि भारत के अंदर रिजर्वेशन की डिमांड करने वाले ग्रुप से ज्यादा फार्मर ग्रुप सक्सेस रहे हैं, या फिर कि कॉर्पोरेट प्रेशर ग्रुप्स फिक्की एंड अदर लॉबीज नास्कॉम वगैरह वो ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं या फार्मर ज्यादा सक्सेसफुल रहे। ऐसा कंपैरिजन आपको यहाँ पर नहीं पूछा गया, उसके फैक्टर्स और वो सब में डाइग्रेस नहीं करना है। कुछ लोग फिर मस्ती में आके लिख देते हैं कि गवर्नमेंट इज अबाइडिंग बाय विद देयर डिमांड बिकॉज ऑफ पॉपुलिज्म एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनाव जीतने के लिए सबका कर्जा माफ किया जाता है वगैरह। अगेन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर नॉट आस्क्ड। आपने जेनेरिक फॉर्म में लिखिए कि दे हैव बीन मोर सक्सेसफुल और लेस सक्सेसफुल। द हिंदू कॉलमनिस्ट या फिर ऑपोजिशन पार्टी के लीडर के रूप में इधर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, सो यू हैव टू बी वेरी कंजर्वेटिव इन योर चॉइस ऑफ वर्ड्स। ये कंटेम्पररी क्वेश्चन है, D-2 ईयर्स का स्पान देख सकते हैं। ये 2013 में जब ड्रॉट हुआ, अकाल की परिस्थिति 2013-14 से शुरू होती है, उसके बाद धीरे धीरे 2017 और उसके बाद ये पूरी सिस्टम और इंटेंस होती है। सो मोर देन 2 ईयर्स के स्पान में ये प्रश्न पूछा गया। डिफिकल्टी वैसे तो इजी है क्योंकि सिलेबस का टॉपिक और सीधा ही आपको पूछा गया, बट इन टर्म्स ऑफ स्कोर 10 में से मुझे लगता है ज़्यादातर लोग 4 के आसपास रहे होंगे, क्योंकि वैसे तो ये सिलेबस का टॉपिक है लेकिन रेगुलरली पूछा नहीं जाता। और फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हॉट टॉपिक्स ये प्रधानमंत्री वो किसान योजना और 6,000 रुपए देंगे साल में, उस टाइप की चीज़ें लोगों ने ज़्यादा तैयार करी होंगी कंपेयर टू दिस ओल्डर थिंग्स। सो ऑल द कैंडिडेट्स मे नॉट हैव स्कोर्ड वेरी हाई, सिवाय की एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन एरिया मेथड वो सब दिखाया। So that is farmer pressure group. Now the last question, that is ICT e-governance. प्रश्न ऐसा पूछा गया, implementation of information and communication technology based projects or programs usually suffer in terms of certain vital factors. Identify these factors and suggest measure for their effective implementation. सूचना प्रौद्योगिकी वाले ये कार्यक्रम कुछ खास फैक्टर्स के चलते सक्सेस नहीं हो पाते, वो कौन से उसकी बात करनी है। ई गवर्नेंस इज अ टॉपिक मेंशन इन सिलेबस, तो आपने तैयार करके जाना चाहिए। इग्नू उसका MPA 017 ई गवर्नेंस की पूरी इतनी मोटी बुक होती है और PDF भी होती है, पूरी नहीं पढ़नी, उसके इंट्रोडक्टरी चैप्टर आप देख ले तो पूरा मॉडल आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा व्हाट इज बीइंग डन एट प्रेजेंट, क्योंकि इग्नू ने तो लिखा होगा, मे बी साल 2000 में लिख के जॉब बुक बनाई होगी, अभी सरकार ने कौन कौन सी ई गवर्नेंस इनिशिएटिव लिए हैं उसका आपको लिस्ट मिल जाएगा। योजना मैगजीन दिसंबर 2018 इशू में सारे इनिशिएटिव उधर है, सो गो थ्रू दोस सोर्सेज। ई गवर्नेंस वैसे सिलेबस टॉपिक में डाला था, बट नियमित रूप के रेगुलरली क्वेश्चन नहीं पूछते। लास्ट ईयर एक प्रश्न पूछा गया, ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो अबाउट द यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके पहले सिलेबस तो हमने अपडेट किया 2013, 14, 15, 16, 17, तो इतने साल कुछ नहीं पूछा, अब उनको याद आया कि हाँ ये भी सिलेबस में तो पूछा, तो 18 में पूछते हैं, 19 में पूछते हैं, तो रेगुलरली नहीं पूछते, इसलिए बहुत सारे लोग उतना इफेक्टिवली तैयार नहीं करते जितना शायद कुछ और टॉपिक्स को करे, बट यू शुड प्रिपेयर द थिंग्स। जब आपका फ्रेमवर्क बना लेते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ई गवर्नेंस उसका टेम्पलेट पहले से तैयार कर देना चाहिए, या तो डिफाइन कर दो या फिर आप ओरिजिन दे दो कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने ये किया था, मोदी ने ये किया था, ये 2 बड़ी स्कीम थी और अब ये चल रहा है। बॉडी पार्ट में फिर आप वाइटल फैक्टर्स की चर्चा करें, सिक्योरिटी, बैंडविड्थ, हार्डवेयर, डिजिटल डिवाइड, लोकल लैंग्वेज, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये सब अगर सही नहीं होगा तो वो प्रोजेक्ट विफल हो जाता है। एंड कंक्लूजन, तो हाँ ये सब फैक्टर्स को एड्रेस करना है क्योंकि तभी हम ICT गवर्नेंस का बेस्ट लाभ उठा पाएंगे। सो इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन दे सकते हैं, पर यहाँ पर उन्होंने ई गवर्नेंस स्पेसिफिकली नहीं पूछा, तो डिफाइन करके वो इतना इंपैक्टफुल नहीं होगा। रादर ये पूछा गया है कि सभी प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं रहते, तो आप अगर ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो इंट्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर होगा। तो ओरिजिन आप दीजिए कि फॉर स्ट्रेंथनिंग द ई गवर्नेंस इन इंडिया,
मनमोहन सिंह सरकार ने नेशनल ई गवर्नेंस प्लान यानी NEGP लेकर आए थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी डिजिटल इंडिया मिशन लेकर आए थे। ये दोनों ही के अंदर बेसिकली फंडिंग एंड सपोर्ट इज प्रोवाइडेड फॉर लॉन्चिंग वेबसाइट, ऐप एंड अदर ICT सॉल्यूशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हम ये भी पाते हैं सम ऑफ देम हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल बट अदर्स हैव मेट विथ मिक्स्ड रिजल्ट। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए हैं बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स करके सारे वाइटल फैक्टर्स मैंने आपको बताया वो लिखना है। वाइटल फैक्टर्स इन ई गवर्नेंस, एक तो है डेटा इंटीग्रेशन एंड डेटा अपडेशन। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2019 जो कि जुलाई महीने में आया था, वहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि भारत में ये सब ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव लिए बट इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं है। तो बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा यहाँ वहाँ बिखरा हुआ पड़ा है। सो इट नीड्स टू बी यूनिफाइड टू इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल ओनरशिप डेटा वो RTO विभाग में होगा, BPL के रिकॉर्ड वो दूसरे विभाग में होंगे। तो अगर दोनों को हम इंटीग्रेट करें कि कौन से लोग जिनके पास व्हीकल है और उनका नाम बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट में भी है, तो अगर बिलो पॉवर्टी है तो वो मोटरसाइकिल या BMW कार कैसे खरीद के आए, मतलब रिच बेनिफिशियरी गरीब कल्याण योजनाओं का गलत लाभ लेने के लिए नकली कार्ड बना के घूम रहे हैं। तो उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम ऐसा डेटा इंटीग्रेशन करें, बट वो अभी हम कर नहीं पा रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ जगह पर डिपार्टमेंट खुद ही उतना एंथुजियाज्म उत्साह से काम नहीं कर रहे हैं। कुछ जगह ये भी प्रॉब्लम है कि सुप्रीम कोर्ट का वो आधार कार्ड वाला वर्डिक्ट और प्राइवेसी इशू, तो हर एक डेटा सेट को लिंक करना, कंपल्जन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दीज आर ऑल्सो सम फैक्टर्स। इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट वहाँ पर लेटेस्ट डेटा वो अपलोड नहीं करते एंड एज अ रिजल्ट जनता उसको फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करती, वो फोन करके पूछ लेंगे या ऑफिस में मैन्युअली उनको जाना पड़ता है। सो अपडेशन इज रिक्वायर्ड। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्पिरिट में भी प्रॉब्लम है। आप जानते हैं कि ई-नाम पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल पर किसान अपना प्रोडक्ट लिस्ट करे और पूरे भारत से लोग जो मर्चेंट्स हैं उसको खरीद सके। लेकिन उसकी ये ज़रूरत है कि बैकएंड में APMC मंडी के साथ वो पूरा नेटवर्क टाइप करना, तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने वो काम नहीं किया और ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं हो रहा है उसके चलते ई-नाम एज एन इनिशिएटिव बोलते तो हैं बट सक्सेस उसका बहुत अच्छा है नहीं। सो दैट इज वन एरिया की डेटा इंटीग्रेशन, अपडेशन, फेडरलिज्म इज देयर। अनदर वाइटल फैक्टर 2017 में देखो WannaCry नाम का एक रैंसमवेयर था। रैंसमवेयर मतलब वो आपके कंप्यूटर को ब्लॉक कर देगा, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे और फिर बोलेंगे हमें इतने बिटकॉइन आप पेमेंट करो तभी आपका कंप्यूटर अनलॉक करेंगे। ये इंडिया टुडे का रिपोर्ट बोलता है कि उससे हमारा MCA 21 सिस्टम भी ब्लॉक हो गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन और वो सब काम करने के लिए अलग अलग पोर्टल बना के रखे हैं। तो ऐसा एक पोर्टल है वो भी ब्लॉक हो गया, तो सोचो इकोनॉमी पर कितना गहरा असर हुआ होगा, वो थोड़े डेज या वीक्स के लिए। लेकिन ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने वो उसको अनाउंस नहीं होने दिया कि हमें इतना सारी मार पड़ी थी, अदरवाइज ऑपोजिशन वाले मुद्दा बनाते। बट द पॉइंट इज देयर कि WannaCry हैक रैंसमवेयर अटैक के चलते डिपार्टमेंट के काम में असर हुआ था। फिर ये बिजनेस लाइन का रिपोर्ट कि 2019 में 25 गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैव बीन हैक्ड, ऐसा पार्लियामेंट में जवाब दिया जाता है। NDTV का रिपोर्ट कि UPSC वेबसाइट ने को किसी यूपी के बच्चे ने हैक कर दिया और उधर डोरीमोन का फोटो लगा दिया था। तो ये सब क्या दिखाता है? दिस इज ऑल्सो वाइटल फैक्टर इन ई गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आप पाएंगे गवर्नमेंट कंप्यूटर्स आर ऑफर रनिंग ऑन आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विदाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जिसके चलते 2017 का WannaCry रैंसमवेयर अटैक बहुत सारे डिपार्टमेंट बंद हो गए। नीचे भी पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट तहसीलदार की ऑफिस में अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो किसान लेके आएगा मेरा लैंड रिकॉर्ड अपडेट करना है, मेरा राशन कार्ड बनवाना है, वो काम बंद हो गया था। इंडिया वॉज द 3rd वर्स्ट हिट कंट्री इन द वर्ल्ड, बहुत नुकसान हुआ था। इसके अलावा भी लोकल एंड फॉरेन हैकर्स भारत की सरकार की वेबसाइट को क्रिपल करते हैं। 2018 में उत्तर प्रदेश का एक 17 साल का बच्चा था, उसने इवन UPSC वेबसाइट को हैक कर दिया था। सो ऑल दिस इज शोइंग कि सिक्योरिटी के बारे में जब हम सिंसियर नहीं होते तो प्रोग्राम में दिक्कत आती है। अनदर इशू इज बैंडविथ। बैंडविथ एंड स्केलिंग मतलब आपकी सर्वर पे जितने ज़्यादा लोग विजिट मारते हैं तो उस हिसाब से आपने ज़्यादा सर्वर डिप्लॉय करने चाहिए, बैंडविथ नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। कई बार आप पाएंगे बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है तो 2-3 घंटे के लिए बोर्ड की वेबसाइट ठप हो जाती है, बट वो तो वंस इन अ वाइल, एक साल में होता है। बट कंसिडर द केस ऑफ GSTN वेबसाइट। GSTN वेबसाइट ऐसी है जहां पर जो व्यापारियों ने लोगों को सामान बेचा, GST कलेक्ट किया, तो हर महीने की 20 तारीख तक उन्होंने
ऑनलाइन वो वेबसाइट पर जाके पैसा अपलोड करना है, मतलब नेफ्ट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग से वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर उन्होंने टाइम पर पैसा सरकार में जमा नहीं किया तो पेनल्टी लगती है। लेकिन हर बार पाया जाता है कि 20th इज द लास्ट डेट फॉर एवरी मंथ, राइट? तो 17 से 20 तारीख को सभी लोग लास्ट डेडलाइन में पैसा डालने के लिए जाएंगे, तो जीएसटीएन सर्वर ऑफन क्रैशेस या रिमेन्स डिसफंक्शनल। आप कमांड देंगे मेरे बैंक से पैसा ट्रांसफर करो, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। सो इट प्रूव्स दैट कि सर्वर बैंडविड्थ वो जो होना चाहिए बराबर नहीं लगा है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन में आपको प्रोडक्ट डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम है, आप उधर कंप्लेन करेंगे तो सपोर्ट टिकट नंबर आपको दिया जाता है एंड यू कैन ट्रैक द थिंग्स। जीएसटीएन में भी ऐसा टिकट नंबर दिया जाता है, बट सभी को टाइम में 24 मिनट में, सॉरी 24 आवर्स में आपको रिस्पॉन्ड करेंगे ऐसा कुछ नहीं चलता है, देख लेना। तो एज अ रिजल्ट स्मॉल मर्चेंट्स फेस मेनी हार्डशिप्स। जीएसटी का विरोध करने के लोगों के बहुत सारे कारण हैं। दिस इज ऑल्सो अमॉन्ग द इश्यूज कि ऑनलाइन पूरा भरना है और मजा नहीं आ रहा है। हार्डवेयर इज ऑल्सो एन इशू इन दिस कंटेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज एंग्री ओवर भारतनेट प्रोजेक्ट शॉर्टी स्टेट ऑफ बैंडविथ इनिशिएटिव। पूरी ये न्यूज़ चल रही थी, इसमें बात यह है कि भारत के 1 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायत लेवल पर कंप्यूटर, वो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन, राउटर सब फिट किया था, बट उसमें से 50% ही चल रहे हैं, बाकी सब तो बकवास क्वालिटी के थे। सो नॉन फंक्शनल नेटवर्क्स एंड फॉल्टी इक्विपमेंट। भारतनेट प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि सभी ग्राम सभा को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे। एक तो डेडलाइन में काम हुआ नहीं, और जिन ग्राम सभा में फिट भी किया है वो सब फॉल्टी पीसी, राउटर, कनेक्टिविटी इशू प्रॉब्लम। सो अगेन दिस इज ऑल्सो वाइटल फैक्टर, उसको देखना पड़ता है। डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मतलब अर्बन एरिया में सभी सुविधाएं, रूरल एरिया में इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर की इतनी सुविधा नहीं है। कई बार सरकार बोलती है कि टीचर्स अटेंडेंस हम लोग टैबलेट या मोबाइल ऐप से लेंगे, लेकिन रूरल एरिया में उसका नेटवर्क कनेक्शन ही नहीं है, तो आप अटेंडेंस ले नहीं पाते। एक्सेस पॉइंट्स। आरबीआई ने एक नंदन नीलेकानी कमेटी बनाई थी कि कैसे हम डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और प्रमोट करें। उसने ऑब्जर्व किया कि भारत सरकार की ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम पर विलेजर्स के बैंक अकाउंट में सीधा कैश ट्रांसफर उसके बैंक अकाउंट में हो जाता है, मनरेगा पेमेंट, सब्सिडी का पैसा, स्कॉलरशिप का पैसा। लेकिन वो विलेजर अपना कोई जनधन वाला वो डेबिट कार्ड या ऐसा लेकर यूज नहीं करते, वो अपना पैसा कैश में विड्रॉ करते हैं बैंक में से और फिर कैश ट्रांजैक्शन ही करते हैं। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन वो यूपीआई, भीम ऐसा कुछ यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि गांव के अंदर रूरल मर्चेंट्स पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल ऐसा डिवाइस नहीं लगाते, भीम यूपीआई ऐप वाला मोबाइल यूज नहीं करते, या फिर कि मोबाइल है तो इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं आ रहा है। सो दीज आर ऑल डिजिटल डिवाइड प्रॉब्लम्स, ये भी इंपैक्ट कम कर देते हैं। कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड विद द डिवाइड। ये आदमी बोला हमको अंग्रेजी नहीं आता। भारत की 70% पॉपुलेशन इट रिसाइड्स इन रूरल एरियाज। सबको इंग्लिश, इवन हिंदी भी सबको आती है, जरूरी नहीं उड़ीसा या आसाम में जाइए, तमिलनाडु में। तो उन सब के लिए क्या, ये सारे ऐप, वेबसाइट लोकल वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में होना चाहिए, सो दैट इवन द बॉटम स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी दे कैन कनेक्ट विद इट। बहुत सारे गवर्नमेंट वेबसाइट और ऐप फिजिकली एबल्ड पर्सन तो देख सकते हैं, आप कंप्यूटर से टाइप कर सकते हैं उसे, बट फिजिकली चैलेंज पर्सन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, आप टाइप नहीं कर सकते तो वॉइस इनपुट ले, आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो कलर चेंज कर सके, ऐसी फैसिलिटी होती नहीं, वी हैव टू मेक देम मोर एक्सेसिबल। अनदर वाइटल फैक्टर इज एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉइज। वैसे तो आज की तारीख में ईमेल, पीडीएफ सिग्नेचर, एनआईसी नाम की संस्था ने ई ऑफिस मॉड्यूल बनाया जिसमें सरकारी सारा काम विदाउट पेपर आप कर सकते हैं, गूगल डॉक्स और बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन फिर भी भारत के बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दे हैव नॉट बिकम पेपरलेस। इसका ये कारण है कि सीनियर ऑफिशियल्स आर नॉट यूजिंग देयर कंप्यूटर। अगर स्टाफ को लीव एप्लीकेशन भी डालना है तो एनआईसी का ये ई ऑफिस, उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करें, मुझे छुट्टी चाहिए, और आपका बॉस यस टिक कर दे, छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन सीनियर ऑफिसर अपना कंप्यूटर कभी ओपन ही नहीं करता, तो अल्टीमेटली स्टाफ ने अपना लीव एप्लीकेशन ही हैज टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। तो हम लोग वर्ड, एक्सेल सब बनाते हैं, बट जैसे कि कंप्यूटर का यूज टाइपराइटर के रूप में ही हो रहा है, नेक्स्ट स्टेज में हम जाते नहीं, वर्ड एक्सेल जो भी बनाए प्रिंट आउट लेके वापस से रेगुलर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज को बोला है कि अगर आपको रिक्रूट होना है, आपको प्रमोशन लेना है, तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के अलग अलग सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल सीसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन ये भी पाया जाता है कि बहुत सारे ओल्डर एम्प्लॉय जो 40-50 एज के अंकल जी टाइप के लोग हैं, वो ऐसी सीसीसी परीक्षा या तो
चीटिंग करते हैं या ब्राइब दे के नकली सर्टिफिकेट लेके आते हैं फॉर देयर प्रमोशन इंस्टेड ऑफ जेन्युइनली लर्निंग टू यूज द कंप्यूटर, वो काम नहीं करते। तो ऐसी उदासीनता है तो फिर वो प्रोजेक्ट सब सक्सेस नहीं होंगे। ये आदमी क्या कर रहा है, ये भी सरकारी कर्मचारी, हम क्यों कंप्यूटर यूज करेंगे, हम नहीं करेंगे। आखिर बिल्ली अपने गले में खुद घंटी क्यों लगाएगी? क्योंकि अगर सारा कंप्यूटराइजेशन हो गया तो ब्राइबरी, डिस्क्रिशन, करप्शन के स्कोप कम हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने काइजाला ऐप बनाई है। काइजाला इज अ मराठी वर्ड की क्या चल रहा है, हाउ आर यू, समथिंग लाइक दैट। ये ऐसी ऐप है कि जहां पर आप जैसे व्हाट्सएप में नेटवर्क बनाए मैसेजिंग कर सकते हैं, काइजाला ऐप में और ज़्यादा सिस्टमेटिकली काम होता है। उसमें फेशियल रिकॉग्निशन भी कर सकते हैं। तो गुजरात सरकार ने सोचा कि टीचर्स अटेंडेंस क्यों ना हम काइजाला ऐप से ले, क्योंकि सभी टीचर्स के साथ आजकल दे आर एवरीवन इज यूजिंग स्मार्टफोन और इंटरनेट के 4G प्लान यूज़ करते हैं। तो सुबह स्कूल में आया, काइजाला ऐप ओपन करे तो उसमें वो जीपीएस आपका लोकेशन ट्रैक कर देगा और आप अपना सेल्फी खींचे तो फेशियल रिकॉग्निशन कर देगा, तो पता चलेगा ये टीचर ये सरकारी स्कूल में हाजिर है कि नहीं। लेकिन फिर गुजरात टीचर्स एसोसिएशन ने उसका विरोध किया कि ये तो जीपीएस ट्रैकिंग करता है, तो इवन आफ्टर द स्कूल आवर्स हमारा ट्रैकिंग कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी प्राइवेसी वायलेट हो जाएगी करके उन्होंने बहुत अपोज किया एंड अल्टीमेटली इट कुड नॉट बी वर्कड आउट। क्रिटिक्स का ये बोलना है, आलोचक ये बोलते हैं कि टीचर्स को ये ऐप का विरोध क्यों है, प्राइवेसी तो एक बहाना है, मेनली उनको पेन एंड पेपर वाला रजिस्टर अच्छा लगता है क्योंकि वो स्कूल में हाजिर नहीं होंगे, इवन इफ दे आर एब्सेंट वो जाके फिर बाद में साइन कर देंगे या निकल जाएंगे एंड अटेंडेंस आवर और वो सब में मजा है उनको। सो दिस इज अगेन शोइंग दैट एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ ई गवर्नेंस। सो वी हैव मोर देन सफिशिएंट पॉइंट, इवन 1200 वर्ड्स में भी लिखना हो यही प्रॉब्लम्स और इसको सॉल्व करने के लिए ये कर सकते हैं करके लंबी चौड़ी लिस्ट बनाओ, कुछ एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव के नाम लो एंड यू कैन फिल अप द थिंग्स। सो कंक्लूजन, यस वी हैव टू एड्रेस दिस, क्योंकि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसको गवर्नेंस में हमने यूज़ किया, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ करप्शन, ब्राइबरी, आर्बिट्रेरीनेस के स्कोप कम हो जाएंगे। एंड देयरफॉर टू इंश्योर मैक्सिमम efficacy in this regard we have to be more attentive about aforementioned vital problems। इन मुद्दों पर हमने गंभीर होना होगा। मिस्टेक्स, ई गवर्नेंस आंसर में मिस्टेक क्या होती, कुछ एग्जांपल जरूरी, आपने वानाक्राई के बारे में कुछ लिखना होगा, जीएसटीएन पोर्टल या ऐसे कुछ मिलते जुलते पॉइंट्स तो कोट करने चाहिए। एट द सेम टाइम लॉन्ग लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज नॉट आस्क्ड, वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाए वो प्रश्न आपको पूछा है। What are the vital factors that dampen the impact of ICT in welfare scheme? That is the type of question। तो सरकार ने स्वयं पोर्टल लॉन्च किया, सरकार ने ये किया, वो लिस्ट नहीं, वो क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहे उसकी बात करो। नेट न्यूट्रलिटी, फेक न्यूज बढ़ रहा है, साइबर बुलिंग हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, वो सब बात सही है, बट दोज आर द इश्यूज अफेक्टिंग प्राइवेट सिटीजन, प्राइवेट इंडिविजुअल। यहाँ पर बात क्या है, आईसीटीज यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वेलफेयर स्कीम, वो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नेट न्यूट्रलिटी और दूसरी दिशा में आप चले गए, आपका जवाब गलत है। इट इज अ कंटेम्पररी टाइप ऑफ क्वेश्चन। वैसे ई गवर्नेंस के लिए तो एनआईसी और वो 80s से ही कुछ काम चल रहा था, बट ज़्यादा फोकस तब आता है जब मनमोहन सिंह सरकार 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस एनईजीपी लेकर आती है और उसके बाद लेटेस्ट ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। सो इन टर्म्स ऑफ स्पान मोर देन D-2 years, डिफिकल्टी लेवल आई विल से इजी। सिंपली प्रश्न था कि ई गवर्नेंस सक्सेस में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अगर आप थियरी टाइप का पढ़ के गए हैं, थोड़ी न्यूज़पेपर योजना सब पढ़ा, यू कैन हैंडल दिस। स्कोर यहाँ पर 10 में से ज़्यादातर लोग 5 या उससे ज़्यादा मार्क्स खींच सकते हैं। ऑफकोर्स ये भी ऐसा प्रश्न है कि रेगुलरली नहीं पूछा गया, मैंने आपको बताया लास्ट टाइम पूछा, इस टाइम पूछा, बाकी 2013 से कुछ स्पेसिफिक आ नहीं रहा था। सो ऑल द कैंडिडेट्स मे नॉट हैव स्कोर्ड वेरी हाई क्योंकि वो तैयार करके बराबर गए नहीं होंगे। सो लाइक दैट फ्रेंड्स, वी आर डन विद दिस गवर्नेंस सेगमेंट, जिसमें से ये फार्मर प्रेशर ग्रुप और आईसीटी गवर्नेंस के प्रश्न थे। नाउ रोड मैप अहेड, 2020 की मेंस के लिए क्या करना चाहिए गवर्नेंस के लिए। वैसे तो आपको कुछ रेडीमेड गाइड बुक्स मिल जाएंगे, बड़े दो नाम है, एम कार्तिकेयन की बुक है पियर्सन में, लक्ष्मीकांत की बुक है मैग्रो हिल में। कुछ कंटेंट सिमिलर है, कुछ कंटेंट डिफरेंट है। जैसे कार्तिकेयन ने अपनी बुक में ये प्रेशर ग्रुप्स एंड सम डिपार्टमेंट्स एंड पॉलिसी थोड़ा कंटेंट ज़्यादा दिया है, लक्ष्मीकांत वाली बुक में क्योंकि वो बहुत पहले उसने बनाई थी तो नई चीज़ें थोड़ी कम है, पर्टिकुलरली ई गवर्नेंस एंड सम थिंग्स। सो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड, आई एम कार्तिकेयन थोड़ा पढ़ो, लक्ष्मीकांत थोड़ा पढ़ो। दोनों खरीदनी चाहिए ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, वेर एवर यू गेट बेस्ट कंटेंट। कुछ चैप्टर्स इधर सही है, कुछ चैप्टर लक्ष्मीकांत में सही है, तो देखने चाहिए। एट द सेम टाइम द नेचर ऑफ क्वेश्चन इज सच दैट
बेटर क्वालिटी ऑफ पॉइंट्स एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स आर रिक्वायर्ड। सीधा सीधा जवाब इससे या इससे सॉल्व हो जाए ऐसा भी एकदम आसान नहीं था। यू हैव टू रीड सम इग्नू मटीरियल इन सिलेक्टिव मैनर। जैसे MPS 003 है, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेक्टेड मॉड्यूल जैसे लोकल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, पूरे फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज नहीं देखने, इंट्रोडक्टरी चैप्टर देखे पता चल जाएगा। यू हैव टू कंबाइन इट विथ इकोनॉमिक सर्वे। जैसे हमने देखा ये ई गवर्नेंस में कि पब्लिक डेटा इज फ्रेगमेंटेड, इंटीग्रेट किया तो लाभ हो सकता है, ये लेटेस्ट सर्वे में दिया है तो आप लिख सकते हैं। योजना कुरुक्षेत्र में भी इनिशिएटिव की कुछ चर्चा होती है। न्यूज़पेपर कॉलम पढ़ो, ये वाना क्राई रैंसमवेयर चला था और सब डिपार्टमेंट का विभाग का ये प्रॉब्लम आया था। यू विल हैंडल दिस थिंग्स, सो दैट इज देयर। सो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 इज ओवर। लास्ट ब्लॉक है इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें 4 सवाल थे। इंडिया जापान, इंडिया US। भारत अब पहले जैसे गरीब देशों का चैंपियन नहीं है, अब वो अमीरों की कुर्सी में बैठ गया तो उसको गरीब देश याद नहीं आते, ऐसा एक प्रश्न था। यूनेस्को इज एपिक फेल, उनके पास पैसा नहीं है, क्यों? सो दीज आर 4 क्वेश्चन, बट आज के लिए इतना काफ़ी है। ये जो टाइमर लिमिट है उस हिसाब से वी हैव टू स्टॉप नाउ। तो ये चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन के ये सवाल नेक्स्ट वीक, प्रॉबेबली नेक्स्ट संडे हम लोग वापस मिलते हैं और इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो आई विल एंड द क्लास हियर। क्लास खत्म होने पर आप ये पेज पर वापस जाइए और इसकी PDF फाइल आपको नीचे मिलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस इकोनॉमिक कोर्स ऑफ अनअकैडमी प्लस, जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसे ज्वाइन करते वक्त lunal.org कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। सो विद दैट नोट, आई विल एंड द क्लास एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड सी यू नेक्स्ट वीक।